फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। स्टोरी सुनने से पहले स्टोरी को शेयर करना ना भूले। ऐप शुरू करते हैं डुअल कल्टिवेशन विद कल्टिवेशन सिस्टम एपिसोड 91 से 100। वांग मिंग को 2 स्टार अल्केमिस्ट की प्रतिष्ठित रैंक हासिल करने के कई घंटे बीत जाने के बाद वह कीमिया के गहन दाव के बारे में चर्चा में तल्लीन थे। हालांकि जैसे ही वह कीमिया हॉल छोड़ने वाला था उसे 3 साथी कीमियागरों यांग बेहू, झांग जी और निंगचू ने रोक दिया। ये 3 कीमियागर वांग मिंग को कीमिया के दाव की जटिल और रहस्यमय प्रथाओं के बारे में अपना ज्ञान प्रदान करने के लिए उत्सुक थे, न केवल उनकी भविष्य की गतिविधियों में सहायता करने के लिए बल्कि उनके वर्तमान ज्ञान की सैद्धांतिक सीमाओं का परीक्षण करने के लिए भी। उनके सुझाव को सुनकर वांग मिंग ने हल्के संदेह के साथ अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि कीमिया तकनीक के देवता के माध्यम से उन्होंने जो ज्ञान का विशाल भंडार हासिल किया था वह निश्चित रूप से उनके लिए बौना हो गया था। अपनी प्रारंभिक आपत्तियों के बावजूद वांग मिंग ने अपने 3 वरिष्ठ सहयोगियों के अच्छे इरादों को महसूस किया और अपना ज्ञान प्रदान करने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने माना कि यह अनुभवी विशेषज्ञों से सीखने का एक अनूठा अवसर हो सकता है और शायद कीमिया के दाव में कुछ नई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। वर्तमान परिस्थिति को देखकर, जिसमें उसने खुद को पाया था, उसे विश्वास हो गया था कि उसने पहले गलत निर्णय लिया था। उसने उम्मीद की थी कि वह उनसे कुछ नया सीखेगा जिसके घटित होने की संभावना 1% से भी कम थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा करेगा। इसके बजाय उनके शिक्षक में जिस क्षण से वे वांग मिंग के पास पहुंचे, झांग जी, निंगचू और यांग बेहू में आत्मविश्वास का भाव देखा। उन्हें यकीन हो गया कि वे एक विलक्षण प्रतिभा को पढ़ाने वाले हैं। उन्हें यकीन था कि शायद एक प्राचीन गुरु को छोड़कर अतीत या भविष्य में कोई भी कीमिया के दाव में वांग मिंग की प्रतिभा का मुकाबला नहीं कर सकता है। हालांकि जैसे ही वे कीमिया के दाव की चर्चा में गहराई से उतरे, उनका आत्मसंतुष्टि जल्दी ही खत्म हो गई। वे इस विषय पर वांग मिंग के पास मौजूद विशाल ज्ञान से आश्चर्यचकित रह गए। वास्तव में उन्हें यह भी संदेह होने लगा था कि वह छद्मवेश में एक बूढ़ा स्वामी हो सकता है जो उनके साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहा है जैसे कि वे केवल कनिष्ठ हों। जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ा, झांग जी, निंगचू और यांग बेहू वांग मिंग के ज्ञान की गहराई और चौड़ाई से मंत्रमुग्ध होकर आज्ञाकारी छात्र बन गए। जब उनके जाने का समय हुआ तो उन्होंने खुद को उनसे कुछ देर रुकने और उन्हें पढ़ाने के लिए विनती करते हुए पाया, लेकिन वांग मिंग छोड़ने पर अड़े रहे, जिससे उन्हें काफ़ी निराशा हुई। हताशा के एक क्षण में यांग बेहू को याद आया कि वांग मिंग ने कुछ गोली व्यंजनों को प्राप्त करने में रुचि व्यक्त की थी। यह महसूस करते हुए कि वह एक लालची व्यक्ति के साथ काम कर रहा है, उसने रिश्वत के रूप में 2 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की पेशकश की। वांग मिंग के लिए स्पिरिट स्टोन्स की पेशकश एक जलपरी के गीत की तरह थी, क्योंकि उसे सिस्टम का कर्ज चुकाना था और वह तुरंत व्यापार के लिए सहमत हो गया। हालांकि उनकी प्रसन्नता अल्पकालिक थी, क्योंकि बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पत्थरों को स्वीकार करने में बहुत जल्दबाजी की थी। उन्होंने इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया था कि गोली के नुस्खे उनके द्वारा स्वीकार की गई मामूली राशि से कहीं अधिक मूल्य के थे। हालांकि वह पहले ही व्यापार के लिए सहमत हो गया था, वांग मिंग ने उनकी चालबाजी के प्रतिशोध के रूप में कीमत की जानकारी नहीं दी। उसे मूर्ख नहीं बनाया जाएगा और वह भविष्य में अपना फायदा नहीं उठाने देगा। वांग मिंग, जिनके चेहरे पर लंबे समय तक चर्चा के बाद थकान आ गई थी, ने अपनी सीट से उठने से पहले एक जम्हाई को दबा दिया। जम्हाई, मैं बहुत थक गया हूँ, चलो अब इसे खत्म करते हैं, उसने घोषणा की। उसकी आवाज़ में थकावट का बोझ था। उनके साथी, जिन्होंने ऐसी कीमत पर महान पुरस्कार प्राप्त किया था जिसे नकारा नहीं जा सकता था, उन्होंने स्वयं को उनके कथन का प्रतिकार करने में असमर्थ पाया और भारी अनिच्छा के साथ वे भी अपनी सीटों से उठ गए। उनकी आंखों ने बैठक जारी रखने की उनकी लंबी उम्मीदों को धोखा दिया। फिर भी वे दबाव डालने से बेहतर जानते थे, क्योंकि वांग मिंग की थकान स्पष्ट थी और उनके लाभ निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, माल निकालो, वांग मिंग ने सख्त लहजे में मांग की, जिससे उनकी भौहें आश्चर्य से झुक गईं। इस तरह का उपद्रवी व्यवहार कीमियागरों के बीच असामान्य था और वांग मिंग का वर्तमान आचरण एक डाकू जैसा था जो उनसे पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। उसकी निगाहों की तीव्रता अटल थी और यह स्पष्ट था कि उसका आशय व्यवसाय से था। प्रिय वांग मिंग, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ध्यान दें और अपने आचरण पर ध्यान दें। इस तरह के उद्दाम और अशोभनीय तरीके से व्यवहार करने से एक श्रद्धेय कीमियागर के रूप में आपकी प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। यांग बेहू ने अपने चेहरे पर थकान के साथ चेतावनी दी। अपने हाथ के झटके से उसने एक छोटी सी थैली बनाई जिसमें प्रचुर मात्रा में कीमती स्पिरिट स्टोन थे और उसे तुष्टीकरण के संकेत के रूप में वांग मिंग की ओर फेंक दिया। वांग मिंग ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने और संयम हासिल करने की कोशिश में अपना गला साफ किया, जो उनके व्यवहार के बारे में तीखी टिप्पणियों से हिल गया था। उसने उस अंतरिक्ष थैली को पकड़ लिया जो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के संकेत के साथ उसकी ओर फेंकी गई थी। आदरणीय बुजुर्ग, वांग मिंग ने अपने पिछले व्यवहार के लिए सम्मानजनक लहजे में समूह को संबोधित किया। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उन गोलियों को कब्जे में लेने की संभावना के बारे में पूछताछ करना चाहूँगा जिन्हें मैंने सफलतापूर्वक तैयार किया है।
उसने जेड बोतल की ओर इशारा किया जिसमें दुर्लभ पीक ग्रेड गोलियां थीं, उसका गौरव उसकी निगाहों से स्पष्ट था। जैसे ही वांग मिंग ने अपना प्रश्न रखा, झांग जी की नज़र घबराहट से कीमती पीक ग्रेड गोलियों वाली जेड बोतल पर चली गई, जैसे उसे डर हो कि वांग मिंग किसी भी समय उन्हें छीन लेगा। एक त्वरित कार्रवाई के साथ झांग जी ने मेज से बोतल छीन ली और उसे दूर रख दिया, जैसे कि उसे उनके खजाने को चुराने के इरादे से एक क्रूर डाकू की पकड़ से बचा रहा हो। झांग जी की इस प्रतिक्रिया को देखकर वांग मिंग के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। प्रिय वांग मिंग, झांग जी ने अपने स्वर में जिज्ञासा का संकेत देते हुए पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप उन उत्तम गोलियों को क्यों छीनना चाहते हैं जिन्हें आपने इतनी कुशलता से बनाया है? उसने प्रश्न किया, जिससे वांग मिंग की भौहें भ्रम से तन गईं। झांग जी की आवाज़ में अनुनय की झलक झलक रही थी और उन्होंने आगे कहा, यह उन किमियागरों के लिए एक बड़ी संपत्ति होगी जो अपनी कला में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इन गोलियों के अध्ययन से उन्हें कीमिया के दाव की बेहतर समझ मिलेगी, उन्होंने कहा समझाया। वांग मिंग को गोलियां उनके पास छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। झांग जेड के प्रस्ताव पर विचार करते हुए वांग मिंग का मुंह खुला रह गया। हालांकि इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, झांग जी ने फिर से टोकते हुए कहा, वास्तव में मैं आपको उनके लिए अच्छा भुगतान करने को तैयार हूं। मैं आपको उन गोलियों के लिए 500,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की पेशकश करूंगा, झांग जी ने चमकते हुए कहा। जैसे ही उसने वांग मिंग की दिशा में एक थैली फेंकी, उसकी आंख लग गई, जिसे उसने बिना सोचे समझे पकड़ लिया। जैसे ही उसने झांग जी की पेशकश सुनी, वांग मिंग अंदर ही अंदर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये पीक ग्रेड गोलियां, जिन्हें मैंने इतनी आसानी से तैयार किया है, बहुत मूल्यवान हैं। मुझे लगता है कि एक कीमियागर बनना वास्तव में धन इकट्ठा करने का सबसे तेज तरीका है, उसने धूर्त मुस्कान के साथ सोचा। हालांकि उसके पास अपने साथ गोलियां ले जाने के अधिकार के लिए बहस करने और लड़ने का विकल्प था, फिर भी उसने इसके खिलाफ निर्णय लिया। आखिरकार वह हमेशा अधिक गोलियां बना सकता था, और यह उसके और अन्य कीमियागरों के बीच अनावश्यक दरार पैदा करने के लायक नहीं था। स्पिरिट स्टोन्स के लिए धन्यवाद सीनियर, मैं अब विदा लूंगा, वांग मिंग ने उनकी नज़रों से ओझल होते हुए कहा। रिजल्ट हॉल के पास उत्सुक साधकों का एक समूह चमचमाती सफ़ेद स्क्रीन के सामने खड़ा था। उनकी चिंतित आंखें उस पर टिकी हुई थीं क्योंकि वे अपने कीमिया परीक्षण के परिणामों के लिए उत्सुक थे। उनके भविष्य का भाग्य स्क्रीन पर उनके नामों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। यह इस बात का स्पष्ट संकेतक है कि उन्हें एक प्रतिष्ठित कीमियागर की उपाधि दी जाएगी या नहीं। यांग जिया समान रूप से चिंतित कृषकों के एक समूह में खड़ी थी, लेकिन उसकी चिंता का स्रोत यह नहीं था कि वह कीमियागर बनने के लिए परीक्षा पास करेगी या नहीं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे अपनी क्षमताओं पर पर्याप्त भरोसा था। उसकी चिंता वांग मिंग के एक बार फिर उससे बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना से उपजी थी। अपनी शुरुआती आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास के बावजूद वह बार बार वांग मिंग से हार गई थी, जिससे उसकी घबराहट बढ़ गई थी। उसकी घबराहट तब और बढ़ गई जब वांग मिंग की असाधारण प्रतिभा और क्षमता के कारण हॉल मास्टर ने खुद ही परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया। अरे देखो, नतीजे सामने आ रहे हैं। यांग जियान भीड़ में मौजूद लोगों की आवाज़ सुनकर अपने विचार से बाहर निकल गई, जो अपना नाम सामने आने के लिए सफ़ेद स्क्रीन पर उत्सुकता से देख रहे थे। जैसे जैसे नाम एक एक करके स्क्रीन पर दिखाई देने लगे, लोगों के समूह की चिंता बढ़ती गई। जिनका नाम सामने आया उन्होंने राहत की सांस ली, जबकि जिनका सिर नहीं झुका उन्होंने निराशा में सिर झुका लिया। अरे, शीर्ष नाम देखो, ये यांग जिया नाम का कोई व्यक्ति है। मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। वह कौन है और वांग मिंग का नाम कहाँ है? अरे बेवकूफ़, क्या तुम उसे नहीं जानते? वह शुद्ध जड़ी बूटी संप्रदाय के सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों में से एक मानी जाती है और टा3 स्टार कीमियागर की पोती है। वांग मिंग की किसे परवाह है? हा, ऐसा लगता है कि वह हॉल मास्टर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। यांग जिया जो घबराहट महसूस कर रही थी वह आखिरकार सच हो गई जब उसने दूसरी स्क्रीन के पास हंगामा होते हुए सुना। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यांग जिया के चारों ओर एक चौंकाने वाला हंगामा मच गया, जिससे वह पूरी तरह से सतर्क हो गई और उसकी अभिव्यक्ति भय और भ्रम के मिश्रण से बदल गई। जैसे ही उसने अपने सामने के अव्यवस्थित दृश्य को समझने का प्रयास किया, उसकी आंखें सभी दिशाओं में तेजी से घूमने लगीं। जब वह शोरगुल के बीच कोई जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी तो उसके कान अतिरिक्त समय तक काम कर रहे थे। अराजक दृश्य के बीच यांग जिया के करीब खड़े एक व्यक्ति ने तुरंत एक अन्य व्यक्ति को नीचे गिराया जो अशांति की ओर भाग रहा था। भ्रम की अंतर्निहित पहेली को सुझाने के प्रयास में पहले व्यक्ति ने भारी शोर शराबे के बीच अपनी बात सुनने के लिए संघर्ष किया। वह चिल्लाया, माफ़ करें, क्या आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? यांग जिया की रुचि यह जानने की संभावना पर चरम पर थी कि हंगामा क्यों हो रहा था, और उसने कुछ स्पष्टीकरण सुनने की उम्मीद में उनकी बातें ध्यान से सुनी। उसकी आवाज़ में उत्साह बुदबुदाते हुए वह युवक उस व्यक्ति की ओर मुड़ा जिसने उससे पूछा था और कहा, आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे।
एक नया दोप सितारा अल्केमिस्ट अभी पैदा हुआ है और हर कोई उस जगह का नाम देखने के लिए जा रहा है। प्रतिष्ठित दोप सितारा अल्केमिस्ट सूची में जोड़ा गया। जैसे ही युवक के शब्द डूबे, यांग जिया को अविश्वास का झटका लगा। यह नहीं हो सकता, उसने मन ही मन सोचा। एक नए दोप सितारा अल्केमिस्ट की संभावना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही सूची में एक नाम जुड़ने की छवि उसके दिमाग में बनी, वह और अधिक घबराए बिना नहीं रह सकी। यांग जिया जल्दी से भीड़ में शामिल हो गई। उसके कदम तेज और घबराए हुए थे। मन ही मन उसे उम्मीद थी कि उसकी धारणा गलत थी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही वह लोगों की भीड़ के बीच खड़ी थी, नाम की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसके चारों ओर बातचीत की हल्की हल्की सुगबुगाहट शुरू हो गई। हर गुजरते पल के साथ भीड़ की बकबक तेज और अधिक बेचैन होती गई, क्योंकि हर कोई सांस रोककर उस खबर का इंतजार कर रहा था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। आपको क्या लगता है नया दोप सितारा अल्केमिस्ट कौन होगा? एक आवाज़ ने पूछा। मुझे कोई अच्छा अनुमान नहीं है, दूसरी आवाज़ ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वे कीमिया परिवारों या संप्रदायों में से एक होंगे। मेरा मतलब है, ऐसे निपुण कीमियागर को और कौन विकसित कर सकता है? मुझे लगता है आप सही हैं। जबकि भीड़ में कुछ लोग यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि नए अल्केमिस्ट के रूप में किसे पदोन्नत किया जा सकता है, दूसरी ओर यांग जिया का ध्यान सामने स्क्रीन पर केंद्रित था। उसकी आंखें गहन एकाग्रता के साथ उस पर टिकी थीं और बेसब्री से इंतजार कर रही थीं सांस रोककर घोषणा के लिए। अरे देखो, स्क्रीन पर एक नया नाम दिखाई दे रहा है, भीड़ में से एक व्यक्ति ने ऊंची आवाज में कहा। तुरंत एक नया नाम सामने आते ही पूरी भीड़ शांत हो गई। नाम था वांग मिंग। जैसे ही भीड़ ने उस व्यक्ति का नाम देखा, उनमें भ्रम फैल गया क्योंकि उन्होंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि जिन अन्य लोगों ने हाल ही में कीमिया मूल्यांकन परीक्षा में भाग लिया था, उनमें अफरा तफरी मच गई। उनमें से एक छोटे बाल और चश्मे वाला एक युवक दूसरों की ओर मुड़ा और बोला, वही है, वह वांग मिंग है। वह वही है जिसने मूल्यांकन में हम सभी से बेहतर प्रदर्शन किया है। अन्य लोग आश्चर्य और अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन तभी भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ने लगी क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि कीमिया के क्षेत्र में एक नई प्रतिभा उभरी है। ये वह कैसे हो सकता है? अविश्वास में एक व्यक्ति से पूछताछ की। आप उसे जानते हैं? दूसरे से पूछा। हाँ, न केवल मैं बल्कि हर कोई जिसने हाल ही में कीमिया मूल्यांकन परीक्षा दी है, उसे जानता है, पहले व्यक्ति ने उत्तर दिया। तो वह कौन है? एक तीसरे व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। वह लड़का हमारे ही बैच में था और हमारे साथ परीक्षा देने आया था। लेकिन आखिर वह दोप स्टार अल्केमिस्ट कैसे बन गया, जबकि वह एक स्टार अल्केमिस्ट भी नहीं था? पहले व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। क्या यह असंभव है? एक व्यक्ति जो कुछ समय पहले एक अल्केमिस्ट भी नहीं था, वह दोप सितारा अल्केमिस्ट कैसे बन सकता है? एक चौथे व्यक्ति ने आवाज लगाए। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह मत भूलो कि वाइस हॉल मास्टर उसके प्रतिभाशाली होने का दावा कर रहा था, और यहाँ तक कि हॉल मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से उसकी परीक्षा ली थी। क्या हॉल मास्टर ने ऐसा किया? तीसरे व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया। लेकिन फिर भी वह दोप सितारा कीमियागर कैसे बन गया? उसने अवश्य ही एक असाधारण गोली बनाई होगी, पहले व्यक्ति ने अनुमान लगाया। चौथे व्यक्ति ने सुझाव दिया, आइए स्क्रीन को देखें। उसने जो गोली बनाई है उसका नाम भी बताना चाहिए। उत्साही भीड़ आगे की ओर झुक गई। उनकी आंखें स्क्रीन पर यह देखने के लिए टिकी थीं कि वांग मिंग ने उसे दोप सितारा कीमियागर बनाने के लिए किस तरह की गोली बनाई थी। हवा में तनाव स्पष्ट था क्योंकि स्क्रीन पर गोली का नाम प्रदर्शित हो रहा था। जिस चीज़ ने उन्हें चौंका दिया वह गोली का नाम नहीं था, बल्कि गोली का ग्रेड था जिसे पीक ग्रेड के रूप में लेबल किया गया था। क्या एक पीक जी ग्रेड गोली? उनमें से एक ने घबराहट से निगलते हुए कहा। हेवंस, कोई यह युवा पीक ग्रेड की गोली कैसे बना सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसे दोप सितारा अल्केमिस्ट के रूप में पदोन्नत किया गया। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि हॉल मास्टर ने उसे 3 सितारा अल्केमिस्ट के रूप में पदोन्नत कर दिया। यदि उसके पास ऐसा करने का अधिकार होता तो? दूसरे ने आश्चर्य से टिप्पणी की। अगर हम गोली का अध्ययन कर सकें तो कीमिया के दाव के बारे में हमारी समझ में जबरदस्त सुधार होगा, एक तीसरे व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। वांग मिंग ने जो अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है, उसका एहसास होते ही भीड़ में विस्मय और प्रशंसा की लहरें फूट पड़ीं। कई लोगों ने प्रसिद्ध पीक ग्रेड गोली के बारे में सुना था जिसे बनाने में अनुभवी अल्केमिस्ट भी असफल हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे देखा है या इसे बनाने का प्रयास भी किया है। इस उपलब्धि को हासिल करना और एक झटके में दोप सितारा अल्केमिस्ट बनना वास्तव में उल्लेखनीय था। मैं अपने दादाजी पर भरोसा करके बहुत अहंकारी थी, जबकि वह केवल खुद पर भरोसा करते थे। मैं हार गई, यांग जिया ने कहा, उसकी आवाज़ निराशा से भरी हुई थी। उसने कीमिया मूल्यांकन परीक्षा के लिए अपनी तैयारी के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसे अपनी क्षमताओं पर बहुत अधिक भरोसा था। अपने दादाजी की शिक्षाओं पर निर्भरता ने उसे इस तथ्य से वंचित कर दिया कि उसे और अधिक प्रयास और अभ्यास करने की आवश्यकता है।
मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह पीजी ग्रेड गोली के साथ 2 स्टार अल्केमिस्ट बन गया। ये कैसे संभव है? उसने मन ही मन सोचा। वह अभी भी वांग मिंग की अविश्वसनीय उपलब्धि को समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन अपनी हार पर दुखी होने के बजाय उसके दिल में आग जल उठी और उसने कड़ी मेहनत करने और वांग मिंग से आगे निकलने की कसम खाई। जहां तक वांग मिंग की बात है, उसने अपने साथियों यांग बियाहू, निंगचू और झांग जी को अलविदा कह दिया था और वर्तमान में यांग जिया के आंतरिक विचारों के बारे में आनंदमय अनभिज्ञता की स्थिति में था। यहाँ तक कि अगर उन्हें उनके बारे में जानकारी होती तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उपयोगकर्ता जानकारी। नाम वांग मिंग। आयु 18। साधना स्वर्ण कोर क्षेत्र का 7वां चरण। दोहरी खेती अंक 0। रक्तरेखा कोई नहीं। जाति मानव। पेशा दुष्ट कल्टीवेटर 2 स्टार अल्केमिस्ट। काया आदिम काया का विलय करने वाला शरीर दिव्य ग्रेड। विलयित शरीर शुद्ध यांग शरीर दिव्य पद स्वर्गीय तलवार शरीर दिव्य पद। शारीरिक कौशल यांग आभा परमानंद के हाथ और मुंह यांग इरेक्शन एनटीआर आभा तलवार समझ चरण तलवार का इरादा। तकनीक स्वर्गीय तलवार कला पहला रूप टिमटिमाती हुई स्ट्राइक प्राचीन रैंक आत्मा की आंखें स्वर्ग रैंक स्वर्गीय तलवार कला दूसरा रूप विश्व स्लाइसिंग स्ट्राइक प्राचीन रैंक कीमिया भगवान की गोली निर्माण कला दर्जन गोली निर्माण विधि कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट मल्टी कॉलड्रॉन कंट्रोल कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट माइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी। दाव कानून बंद लेस देन कल्टीवेशन शॉप लेवल 2 नोट शॉप को अपग्रेड करने और नई वस्तुओं को अनलॉक करने के लिए सोल फॉर्मेशन क्षेत्र में सफलता ग्रेटर दैन लेस देन वर्तमान दोहरी खेती अंक 0 ग्रेटर दैन लेस देन वर्तमान ऋण 2 मिलियन दोहरी खेती अंक ग्रेटर दैन। सिस्टम मेरे सभी निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को दोहरी खेती बिंदुओं में परिवर्तित करें। वांग मिंग ने एआई को आदेश दिया। सिस्टम ने उनसे एक प्रश्न पूछा। सिस्टम क्या आप दोहरी खेती बिंदुओं के लिए 2.5 मिलियन स्पिरिट स्टोन का आदान प्रदान करना चाहते हैं? हाँ या नहीं? हाँ, वांग मिंग ने उत्तर दिया क्योंकि स्पिरिट पत्थरों का भंडार थैली के साथ उसकी पकड़ से गायब हो गया। सिस्टम ने तब उन्हें सूचित किया। सिस्टम आपके निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को 2.5 मिलियन दोहरी खेती बिंदुओं में बदल दिया गया है। सिस्टम ने फिर पूछा। सिस्टम क्या आप अपना कर्ज चुकाना चाहेंगे? हाँ या नहीं? वांग मिंग ने उपहास करते हुए कहा। तुम अपना पैसा वापस पाने की जल्दी में हो। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? सिस्टम ने सख्ती से जवाब दिया। सिस्टम आप जैसे लालची व्यक्तियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यदि आप भुगतान नहीं करते हैं तो सिस्टम आपकी सहमति के बिना बलपूर्वक धन जब्त कर लेगा। वांग मिंग ने उत्तर दिया। क्या अब तुम एक डाकू की तरह व्यवहार करने जा रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें वापस भुगतान करूंगा। सिस्टम ने उसके खाते से 2 मिलियन दोहरी खेती अंक काट लिए और फिर उसे सूचित किया। सिस्टम अपना ऋण चुकाने के लिए धन्यवाद। अंत में सिस्टम ने घोषणा की। सिस्टम खेती की दुकान अब फिर से खुली है और उपयोगकर्ता एक बार फिर खरीदारी कर सकता है। कुछ भी खरीदने की तत्काल इच्छा न होने के कारण वांग मिंग ने सिस्टम बंद कर दिया और स्थान से चला गया। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अल्कमी हॉल के अंदर कहीं बाय लिंगशी, शी यू, फू न्यू और फू जिंगलिंग वर्तमान में फू जिंगलिंग के निजी आवास के अंदर थे, जिसमें एक ध्वनिरोधी अवरोध था जो कमरे में प्रवेश करने या कमरे से बाहर निकलने वाले शोर को रोकता था। यह विशेष रूप से एलसेहमसेट के लिए बनाया गया था ताकि मनगढ़ंत बात करते समय सर्वोत्तम एकाग्रता प्राप्त की जा सके बिना किसी परेशानी के। एक गोली वे आपस में बातें कर रहे थे और वांग मिंग के कारण होने वाले हंगामे से पूरी तरह अनजान थे। वैसे आपको क्या लगता है वांग मिंग को लौटने में कितना समय लगेगा? शी यू से पूछा। परीक्षण अब तक खत्म हो जाना चाहिए और मैंने वांग मिंग को पहले ही बता दिया है कि परीक्षण पूरा होने के बाद हमें कहाँ ढूंढना है। फू जिंगलिंग लाल चेहरे के साथ और सोच रही थी कि वांग मिंग उसके साथ क्या गंदी हरकतें करेगा। तुम गर्मी में कुतिया की तरह व्यवहार कर रही हो, क्या तुम सच में इतनी कामुक हो? बाय लिंगशी ने चकित होकर पूछा। अरे तुम क्या जानती हो, तुम जब चाहो इतने अच्छे आदमी के साथ आनंद ले सकती हो, लेकिन मुझे अपने अयोग्य पति को सहन करना पड़ता है। फू जिंगलिंग ने दांत पीसते हुए कहा जब उसे याद आया कि उसका आदमी बिस्तर में कितना बेकार था। इसी कारण से मैंने कई वर्षों तक उसे खुद को छूने की अनुमति नहीं दी। ये भाग्यशाली है कि मैं अपने शरीर के प्रभावों को नियंत्रित कर सका, अन्यथा मुझे अपनी बेटी की तरह अपनी निराशा को दूर करने के लिए एक यादृच्छिक आदमी की तलाश करनी होगी। फू जिंगलिंग ने फू के दौरान कहा। नीयू ने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। बाय लिंगजी को अचानक कुछ ऐसा याद आया जिसके बारे में वह उत्सुक थी और वह शी यू से यह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी कि उसने पहले गाओ चांगपू के साथ क्या किया था। मैं गाओ चांगपू के व्यवहार में भारी बदलाव के बारे में उत्सुक हूँ। वह कैसे एक सपने देखने वाले व्यक्ति में बदल गया बकवास करने के लिए। तुमने उसके साथ क्या किया? शी यू। फू न्यू जो तब तक शांत था दिलचस्पी से चिल्लाया। हाँ मैं भी जानना चाहूँगा।
शी यू की शरारती हंसी आने वाली कहानी का एक चेतावनी संकेत थी। हे ठीक है, मान लीजिए कि मैंने उसे हेरफेर करने के लिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया, उसने कहा, उसकी आवाज़ में गर्व का संकेत था। जैसे ही शी यू ने अपनी रणनीति समझाई, समूह के बाकी लोग ध्यान से सुनते रहे। लेकिन जैसे जैसे उसकी कहानी खत्म हुई, उनके भाव जिज्ञासा से भय में बदल गए। वे शी यू को घूर रहे थे जैसे वह किसी अन्य दुनिया की प्राणी थी। फू नीयू अपनी बेचैनी व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सकी। वाह, शांत लोग वास्तव में सबसे खतरनाक होते हैं। तुमने हम सभी को मूर्ख बना दिया, शी यू। फू जिंगलिंग ने सहमति में सिर हिलाया, और ऐसी बेशर्म योजना के साथ आने के लिए वांग मिंग और भी अधिक चालाक है। हमें उसके आगे बढ़ने से सावधान रहने की जरूरत है। आपका शरीर एक ही समय में काफ़ी उपयोगी और खतरनाक है, बाई लिंगजी ने बिना किसी डर के कहा, क्योंकि वह जानती थी कि शी यू कभी भी अपनी क्षमता का इस्तेमाल उस पर नहीं करेगी। हाँ, शी यू की क्षमता बहुत कुटिल है। जैसे ही वे दरवाजे की ओर मुड़े, जो खुल रहा था, अचानक एक मर्दाना आवाज़ ने उनकी बातचीत को बाधित कर दिया। वांग मिंग उनके सामने आया, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। वांग मिंग, आपका परीक्षण पूरा हो गया है, फू जिंगलिंग ने भारी सांस लेते हुए और लाल चेहरे के साथ कहा। उत्तेजना की गंध वांग मिंग की नाक से बच नहीं सकी, जिसके कारण वह मुस्कुराने लगा। हाँ, हॉलमास्टर झांग जी ने मेरी परीक्षा ली। ये बहुत आसान था, वांग मिंग ने लापरवाही से कहा, जिससे फू नियू और फू जिंगलिंग हल्के झटके से उसकी ओर देखने लगे। हॉलमास्टर आपकी परीक्षा क्यों लेगा? फू नियू ने हैरान होकर पूछा। फू जिंगलिंग ने कहा, हाँ, वह ज़्यादातर अपने कमरे के अंदर अकेले ही गोलियां बनाने में व्यस्त रहता है और मुश्किल से ही दूसरों के साथ बातचीत करता है। हो सकता है कि उसने मेरी प्रतिभा देखी हो, या शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक गोल्डन स्टेज कल्टीवेटर हूँ। जो भी हो, अब मैं 2 स्टार अल्केमिस्ट हूँ, जिसका मतलब है कि मैं कीमिया के लिए सामग्री खरीद सकता हूँ। वांग मिंग ने अपने 2 को घुमाते हुए समझाया, उसकी उंगलियों के बीच स्टार अल्केमिस्ट टोकन। ये बहुत अच्छा है, आप अपनी कीमिया के लिए आवश्यक सभी सामग्री खरीदने में सक्षम होंगे। फू जिंगलिंग ने अचानक खुद को बीच में रोकने से पहले कहा, रुको, क्या आपने अभी अभी 2 सितारा अल्केमिस्ट कहा है? उसने आश्चर्य से आंखें चौड़ी करते हुए कहा। हाँ, जब उन्होंने इसकी घोषणा की तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मैं 3 स्टार अल्केमिस्ट बनूंगा क्योंकि मैंने कुछ पीक ग्रेड पिल्स तैयार की थीं। लेकिन चूंकि उनके पास मुझे उस स्तर तक प्रमोट करने का अधिकार नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा इसके बजाय मुझे 2 स्टार अल्केमिस्ट बना दिया, वांग मिंग ने समझाया, जिससे फू जिंगलिंग और फू नियू की आंखें झटके से लगभग बाहर निकल गईं और उनके जबड़े जमीन पर गिर गए। पी ग्रेड गोलियां, फू जिंगलिंग ने अपने आश्चर्य को रोक पाने में असमर्थ होकर कहा। ये कुछ गोलियां, फू नियू ने हकलाते हुए इस समय अपने जीवन विकल्पों पर सवाल उठाया। स्वयं कीमियागर के रूप में फू जिंगलिंग और फू नियू ने उस अविश्वसनीय उपलब्धि को समझा जो वांग मिंग ने ऐसी गोलियां बनाकर हासिल की थी। वे इस बात से बेहद हैरान थे कि जो व्यक्ति कुछ समय पहले एक अल्केमिस्ट भी नहीं था, वह अब 2 सितारा अल्केमिस्ट बन गया है। जैसा कि मेरी वांग मिंग से उम्मीद थी, शी यू ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। बाई लिंगजी के चेहरे पर भी गर्व की झलक थी। हफ हफ, वांग मिंग की नज़र अचानक भारी सांसों की आवाज़ की ओर गई और उसने देखा कि फू जिंगलिंग लाल चेहरे और वासना से भरी आंखों के साथ देख रहा है। वांग मिंग, फू जिंगलिंग ने कामुक आवाज में कहा और उसने वांग मिंग को इच्छा से देखा, जिस पर वांग मिंग मुस्कुराई। जब अन्य तीनों ने उसकी अभिव्यक्ति देखी तो उनके चेहरे लाल हो गए। लिंगशी और शी यू, आप लोग बाहर प्रतीक्षा करें, वांग मिंग ने कहा और वे दोनों जल्दी से वहां से चले गए। क्या? फू नियू ने चौंक कर चीख निकाली जब उसने महसूस किया कि वांग मिंग ने उसकी कलाई पकड़ ली है। आप कहाँ जा रहे हैं? वांग मिंग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। मैंने सोचा था कि मैं बाहर इंतजार करूंगी और अपने तीटन का इंतजार करूंगी, फूनी ने नम्र स्वर में उत्तर दिया। भले ही वह कई पुरुषों के साथ संबंध बना चुकी थी, लेकिन किसी कारण से वांग मिंग ने उसके दिल को पागलों की तरह हरा दिया था। तुम अपनी माँ के साथ सत्र में शामिल क्यों नहीं होते? वांग मिंग ने सुझाव दिया और फू नियू ने झिझकते हुए अपनी माँ की ओर देखा, क्योंकि उसने कभी किसी अन्य महिला की उपस्थिति में ऐसा कुछ नहीं किया था। ये बताने की जरूरत नहीं थी कि वह उसकी माँ थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जल्दी करो, फू जिंगलिंग ने अधीर आवाज में उत्तर दिया, वांग मिंग के हाथों द्वारा उसके बड़े और परिपक्व शरीर को तलाशने और सहलाने का इंतजार करते हुए। ठीक है, फू नियू ने कुछ हकलाते हुए उत्तर दिया, लेकिन अगर किसी ने उसके निचले आधे हिस्से को देखा तो उसमें से कुछ स्पष्ट तरल का रिसाव शुरू हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आइए पहले मालिश करके अपने शरीर को ढीला करें, मालिश के बाद आप अधिक सुखद महसूस करेंगे। वांग मिंग ने सुझाव दिया कि दोनों महिलाएं एक पल के लिए झिझकी, लेकिन बाद में सहमत हो गईं जब उन्होंने सुना कि वे बेहतर महसूस करेंगी और यह भी जानने को उत्सुक थीं कि क्या एक डुअल कल्टीवेटर एक प्रकार की मालिश प्रदान कर सकता है। दोनों बिस्तरों पर अपनी छाती छत की ओर करके लेट जाओ, वांग मिंग ने निर्देश दिया जब दोनों महिलाएं भारी सांस लेते हुए बिस्तर पर लेट गईं। उनके वस्त्र उनके शरीर की ओर चिपके हुए थे, जिससे पसीने के कारण उनके उभार और उनके भारी टीलों की नोक दिखाई दे रही थी।
खड़े थे जो उनके कपड़ों के नीचे से आगे की ओर निकले हुए थे। वांग मिंग धीरे धीरे उनके पास पहुंचे और उनके यौन तरल पदार्थ की गंध के कारण उनकी उत्तेजना महसूस कर सकते थे जो उनके निचले क्षेत्र से टपक रहा था और उनके कपड़ों पर दाग लगा रहा था। लड़कियों, मुझे पता है कि आप बहुत उत्साहित हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने कपड़े उतार दें, मैं आपके शरीर पर तेल नहीं लगा पाऊंगा, वांग मिंग ने याद दिलाया, जिससे दोनों महिलाएं शर्मिंदगी से लाल हो गईं और उन्होंने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए। मैदान में उतरना और वांग मिंग के सामने अपने शरीर का प्रदर्शन करना एक गौरव की बात है। फू नी का शरीर बहुत सुडौल था और उसके स्तन बड़ी मुश्किल से उसकी हथेलियों में समा पाते थे। सिरे गुलाबी रंग के थे और पूरी तरह से सख्त थे, और उसका निचला क्षेत्र पूरी तरह से मुंडा हुआ था, जिससे उसका गुलाबी छेद दिखाई दे रहा था जो लार टपका रहा था। दूसरी ओर फू जिंगलिंग का शरीर उसके चारों ओर अधिक परिपक्व आभा वाला था। उसके स्तन फू न्यू से बड़े थे, जिससे एक हाथ से फिट होना असंभव था, लेकिन दोनों हाथों से फिट होना मुश्किल से संभव था। युक्तियां उसके सीने के ऊपरी हिस्से का रंग गहरा था और उसकी तुलना फू न्यू से की जा सकती थी, जिसके पेट पर मांसपेशियां दिखाई देती थीं। फू जिंगलिंग के पेट पर वसा की एक परत थी जो उसे एक अलग तरह का आकर्षण देती थी। उसका निचला छेद जो अनगिनत वर्षों से अछूता था उस पर बाल उग रहे थे जो उसके दिव्य प्रवेश द्वार को ढकने वाली एक झाड़ी की छवि दे रहे थे। वांग मिंग, क्या तुम जो देखते हो वह तुम्हें पसंद है? फू जिंगलिंग ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, जो वर्तमान में उसके प्रवेश द्वार को ढकने वाले बालों के कारण होने वाली घबराहट को छुपा रही थी। वह जानती है कि कुछ पुरुषों को ऐसी चीज से घृणा हो सकती है, लेकिन वांग मिंग के अगले शब्दों के साथ उसकी चिंताएं गायब हो गईं। खूबसूरत, वांग मिंग ने झाड़ीदार छेद के अंदर एक उंगली डालते हुए कहा। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फू जिंगलिंग ने जब महसूस किया कि वांग मिंग की एक उंगली उसके गीले बगीचे में प्रवेश कर रही है तो उसने धीमी आवाज में कराहना शुरू कर दिया। अरे, तुम सच में उत्तेजित हो गए हो ना? वांग मिंग ने कहा कि जब फू जिंगलिंग परमानंद में विलाप कर रही थी और वांग मिंग उसे उंगलियों से सहला रहा था, वह महसूस कर सकता था कि वह अपनी उंगली पर अंदर से जकड़ी हुई थी और उसे अपने गर्म और नर्म आलिंगन को छोड़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी। उसकी उंगली के हर धक्के के साथ प्यार का रस टपकने लगा था। वह अपने गीले बगीचे को अपने हाथों से अपने स्तनों को सहला रही थी। वांग मिंग ने उसका हाथ खींच लिया जिससे वह अपने स्तनों के साथ खेलती थी। उसने उसकी छाती पर मौजूद मांस के नर्म लोथवे को निचोड़ दिया। ये वास्तव में नर्म था और उसकी उंगलियां आसानी से चूस गईं। वह उन्हें अपने हाथ में फिट नहीं कर सका क्योंकि यह उसके हाथ के लिए बहुत बड़ा था। हैंड्स एंड माउथ ऑफ एक्सटेसी, वांग मिंग ने चुपचाप अपने शारीरिक कौशल को सक्रिय किया। वांग मिंग ने तेल की बोतल पकड़ी और धीरे से उसे अपने स्तनों पर डाल दिया। ओह हाँ, जब फू जिंगलिंग ने अपने शरीर पर ठंडा तेल महसूस किया तो उसने तुरंत खुशी से भरी चीख निकाली। यह ऐसा था जैसे वांग मिंग ने उसकी वासना पर तेल डाला हो जो आग की तरह जल रही थी, और उसके कौशल का प्रभाव था उसके आनंद को और बढ़ा दिया। हाँ, मुझे और छुओ, फू जिंगलिंग गर्मी में कुतिया की तरह चिल्लाती रही जब वांग मिंग ने उसके स्तनों की मालिश की जो तेल में चमक रहे थे। हाँ, मुझे अपनी कुतिया बना लो। फू जिंगलिंग के चेहरे पर पूरी तरह से विकृत अभिव्यक्ति थी क्योंकि उसके मुंह के किनारों से लार टपक रही थी और उस पर अलौकिक आनंद के हमले के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कामुक शरीर। कमिंग, वांग मिंग द्वारा उसकी मालिश शुरू करने से पहले ही फू जिंगलिंग बहुत संवेदनशील थी, इसलिए जब उसने उसके दोनों उभरे हुए निपल्स को झटका दिया जो उसकी ओर इशारा कर रहे थे, तो उसके निचले छेद से गीला गर्म साफ तरल बाहर निकल गया और वह चिल्लाने लगी। आनंद। TSK, आप सिर्फ मेरे सामान्य स्पर्श के साथ आए थे। आपकी सहनशक्ति बहुत खराब है। लगता है मुझे आपकी बेटी की मदद करनी होगी जब तक आप अपनी सहनशक्ति वापस हासिल नहीं कर लेते, वांग मिंग ने फू जिंगलिंग से कहा, जिसकी आंखें बंद थीं लेकिन उसका शरीर समय के साथ ऐंठने लगा था। वांग मिंग ने फूनी की ओर रुख किया जो अपनी उंगलियों का उपयोग करके अपने गीले बगीचे के साथ खेल रही थी क्योंकि वह वांग मिंग को अपनी मां को उंगली से चोदते हुए देखकर जोर जोर से सांस ले रही थी। उसके स्तन ऊपर नीचे हो रहे थे क्योंकि वह वांग मिंग को कामुकता से घूर रही थी। दोनों माँ बेटी के स्तन विशाल हैं। क्या यह उनकी शारीरिक बनावट के कारण है? वे ऐसे शरीर वाले पुरुषों को आकर्षित करने के लिए पैदा हुई हैं, वांग मिंग ने मन ही मन सोचा जब उसने उसकी स्वर्गीय आकृति को देखा। ऐसी कामुक महिलाएं, वांग मिंग ने फू नियू के पास आते हुए कहा, जिसकी दिल की धड़कन वांग मिंग के हर कदम के साथ बढ़ जाती थी। वॉट? फू नियू की आंखें पीछे मुड़ गईं और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा जब वांग मिंग उसके गीले चीरे के बाहरी हिस्से को सहला रहा था। अचानक वांग मिंग ने अपनी अनामिका का उपयोग किया और उसके निचले क्षेत्र के अंदर नर्म मांस को झटका दिया, जिससे बड़ी मात्रा में चिपचिपा तरल पदार्थ बाहर निकल गया। ओह, आपकी सहनशक्ति आपकी मां से बेहतर है कि आप बेहोश नहीं हुए। ऐसा लगता है कि आपको मालिश की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से ही इतने गीले और संवेदनशील हैं, वांग मिंग ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। फू नियू ने वांग की बात सुनी। मिंग के शब्दों से उसकी आंखें दिल के आकार से भर गईं। जैसे ही वह बिस्तर पर बैठ गई और वांग मिंग के श्रोणी क्षेत्र की ओर रेंगने लगी,
उसने उन बाधाओं को मुक्त कर दिया जो नीचे राक्षस को छिपा रही थीं। कांपते हाथों से वह वांग मिंग के क्रॉच की ओर बढ़ी और तेजी से उसकी पैंट उतार दी, जिससे उसका तना हुआ लंड उसके चेहरे पर आ गया। गर्म सांसें वांग मिंग की बड़ी छड़ी से टकराते ही उसकी नाक हिल गई और वह उसके डिक की गंध सूंघने लगी, जिससे उसे ऐसा लगा वह वर्तमान की तुलना में अधिक उत्तेजित अवस्था में प्रवेश करें। वाह, यह अब तक की सबसे बड़ी मांस की छड़ है जिस पर मेरी नज़र पड़ी है। मुझे ये चाहिए। जब वांग मिंग ने उसकी बातें सुनी तो वह मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उसे अपने शरीर के कारण अनगिनत पुरुषों के साथ अनुभव था। उसे अपने छोटे भाई पर गर्व था जिसे उसने सबसे बड़ा भाई करार दिया था जिसे उसने देखा था। फू न्यू ने अपने सुंदर हाथों से उसके लिंग को सहलाना शुरू कर दिया, अपना मुंह खोला और अपनी जीभ का उपयोग कर उसके लिंग को लार की परत से ढक कर चाटा। ओह, वांग मिंग कराह उठा जब उसने महसूस किया कि गर्म जीभ उसकी खड़ी मर्दांगी को सहला रही है। आह, वांग मिंग कराह उठा जब उसकी खड़ी मर्दांगी का बल्ब उसके गर्म और गीले मुंह में प्रवेश कर गया। धीरे धीरे उसने अपना सिर नीचे धकेल दिया और अपने कोमल होठों से उसकी छड़ी को जकड़ लिया जो नीचे की ओर बढ़ने पर उसकी मर्दांगी पर हावी हो गया। वांग मिंग की मर्दांगी जल्द ही उसके मुंह में गायब हो गई। वह महसूस कर सकता था कि उसकी मर्दांगी की नोक फू न्यू के गले से टकरा रही है क्योंकि उसने अपने मुंह के अंदर जानवर पर काम करना शुरू कर दिया था। फू न्यू ने कुशलता से अपनी जीभ घुमाई और अपने सिर को इधर उधर घुमाया जिससे उसके शरीर में खुशी की लहरें दौड़ गईं। जिस तरह से वह उसे मुखमैथुन प्रदान कर रही थी, उससे वांग मिंग ने अपने मन में सोचा, भाड़ में जाओ, इसका मुंह एक बिल्ली की तरह लगता है। ओह, मैं झड़ने वाला हूँ, वांग मिंग ने उससे कहा। फू न्यू ने उसकी बातें सुनी और तुरंत अपने सिर और जीभ की गति बढ़ा दी और एडम को किनारे के बहुत करीब ला दिया। आह, एडम ने कराहते हुए अपना माल फू न्यू के मुंह के अंदर छोड़ा। वांग मिंग की छड़ी से उसके मुंह में प्रवेश करने वाले वीर्य के अधिभार के कारण उसके गाल फूल गए और कुछ तरल उसके गले के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गया जिसे देखकर वह मुस्कुराए। आह, फू न्यू ने अपनी जीभ पर लगे वीर्य के निशान दिखाए, जिसे उसने बिना किसी हिचकिचाहट के निगल लिया और कामुक नज़र से अपने चेहरे पर चिपका लिया। यह मीठा है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी जीभ दिखाने के लिए अपना मुंह पूरा खोला जिस पर पहले वीर्य लगा था लेकिन अब बिना किसी निशान के पूरी तरह से साफ हो गया था। मुझे लगता है कि यह मुख्य व्यंजन का समय है, वांग मिंग ने भारी आवाज में कहा, जब वह लार टपकने वाली दरार पर लेटा था। वांग मिंग की आवाज़ सुनते ही फू न्यू की आंखें तुरंत चमक उठीं। अपनी गंदी चूत को फैलाओ, वांग मिंग ने आदेशात्मक स्वर में कहा जिससे उसकी रीढ़ खुशी से कांप उठी। वह तुरंत लेट गई और अपने पैरों को फैलाकर अपने अंदर हिलते मांस को दिखा रही थी। वह वास्तव में वांग मिंग को अपने अंदर लेने के लिए उत्सुक थी। वांग मिंग ने अपनी छड़ी और उसके कांपते हुए छेद के बीच की दूरी को बंद कर दिया, क्योंकि उसने अपने लंड को अपने हाथों से उसकी चूत की ओर निर्देशित किया और बिना किसी प्रवेश के उसे उसके छेद पर रगड़ना शुरू कर दिया। आह, नहीं, कृपया मुझे चिढ़ाना बंद करो। फू न्यू ने सचमुच वांग मिंग के लंड के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया और हर महिला को खुश करने के लिए समर्पित एक पुरुष होने के नाते अपनी खड़ी मर्दांगी की नोक को अश्लील छेद के अंदर डाल दिया। आह, टिप प्रवेश कर रही है, बहुत अच्छा। फू न्यू ने एक जोर से कराह निकाली जब उसने महसूस किया कि उसकी मर्दांगी का सिरा उसके अंदर प्रवेश कर रहा है और उसके छेद को फैला रहा है जैसे कि यह पहले कभी नहीं फैला था। जल्दी करो, अब बाकी भी अंदर डालो, फू न्यू ने विंग मिंग से कामुक आवाज में कहा। वांग मिंग ने ऐसा किया और अपनी बाकी मर्दांगी उसके छेद के अंदर डाल दी, जो प्यार के रस के कारण बिना किसी कठिनाई के अंदर चला गया, जिससे ये फिसलन भरा हो गया। आह, बहुत बड़ा, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं फिर से अपना कौमार्य खो रही हूँ। फू न्यू चिल्ला उठी जब उसने अपने गुप्त बगीचे में प्रवेश करने वाली दिव्य छड़ी की परिधि और लंबाई को महसूस किया। जो छड़ी उसके अंदर थी वह स्वर्गीय महसूस कर रही थी कि वह पहले कभी अनुभव नहीं किया था। आनंद इतना अधिक था कि उसके प्रवेश मात्र से ही वह चरमोत्कर्ष के करीब थी। ओह, कमिंग, उसकी पीठ अचानक आनंद के कारण झुक गई क्योंकि उसकी चूत से बड़ी मात्रा में प्रेम रस बाहर निकल गया था, लेकिन बाहर निकलने पर लगी रॉड ने उसे रोक दिया था। ओह, वांग मिंग खुशी से कराहने लगा जब उसकी चूत के चारों ओर की दीवारें उसके शाफ्ट के चारों ओर कस गईं और गर्म तरल अंदर आराम कर रही उसकी मर्दांगी से टकराया। मैं आगे बढ़ना शुरू करूंगा, वांग मिंग ने घोषणा की, जब फू न्यू का चेहरा वासना भरी मुस्कान से चमक उठा। कृपया मेरे अंदर को नष्ट कर दो, मुझे एक ऐसी महिला बना दो जो केवल तुम्हारे लंड के बारे में सोचती हो। मेरे अंदर को अपने दिव्य तरल से रंग दो। फू न्यू बहुत खुश थी, वह सांस लेने के लिए हौंफने लगी और उसने अपने पैरों को वांग मिंग की कमर के चारों ओर बंद कर दिया और उसे धक्का दे दिया। उसके छेद के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंचने के लिए वांग मिंग की छड़ी और सख्त हो गई जब उसने उसके मुंह से निकलने वाले गंदे शब्द सुने। वांग मिंग ने अपने कूल्हों को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे उसके नीचे की महिला जोर जोर से कराहने लगी। हर बार जब वह हिलता तो उसकी योनि उसके शाफ्ट के चारों ओर चिपक जाती थी, जैसे कि वह उसे चूसकर सूखा देने की कोशिश कर रही हो, जिससे उसे बेकाबू आनंद मिल रहा हो। और हर बार जब वह उसके अंदर जाता है तो वह कराहने लगता है। ओह, मैं झड़ने वाला हूँ। काफी देर तक उसे पीटने और कई बार उसे सहने के बाद वांग मिंग आखिरकार अपने अंदर जमा हुए भार को छोड़ने के लिए तैयार था। अंदर वीर्य।
गर्म, बहुत गर्म वीर्य, फू नियू ने कहा जब उसे महसूस हुआ कि गर्म तरल पदार्थ उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। दोहरी खेती के अंक दिए गए। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वांग मिंग ने अपने सामने आए संदेश को नज़रअंदाज कर दिया और अपना ध्यान फू जिंगलिंग पर केंद्रित कर दिया, जो पहले ही अपनी थकावट से जाग चुकी थी और वांग मिंग द्वारा अपनी योनि से भुगतान करते हुए वासनापूर्ण आंखों से फू नियू को पीटने का पूरा तमाशा देख रही थी। लगता है तुम ठीक हो गए हो, यहाँ रेंगो, वांग मिंग ने फू जिंगलिंग से कहा और उसे अपनी ओर आने का इशारा किया जो बिस्तर पर बैठा था। फू जिंगलिंग जो अपने आप से खेलते हुए फर्श पर लेटी हुई थी, तुरंत चारों पैरों पर खड़ी हो गई और वांग मिंग की ओर रेंगने लगी। फू जिंगलिंग के विशाल टीले उसकी हर हरकत के साथ कामुकतापूर्वक एक तरफ से दूसरी तरफ हिलते थे। जैसे ही वह वांग मिंग की ओर बढ़ती थी, उसकी चूत से प्यार का रस टपक रहा था और साफ तरल पदार्थ की धार निकल रही थी, और अगर वह वांग मिंग को लुभाना चाहती थी तो वह अपनी मोटी गांड हिलाती थी। फू जिंगलिंग वांग मिंग के सामने रुक गई जब उसकी नाक वांग मिंग की उभरी हुई मर्दानगी को छू रही थी। उसने एक सूंघ लिया क्योंकि उसके लिंग के प्रेम रस और सहलेब की गंध उसकी नाक में प्रवेश कर गई, जिससे वह खुशी से कांपने लगी। हे, यह मैं पहली बार अपने मुंह के अंदर मर्दानगी ले रही हूँ। केवल इतना लंबा और मोटा शाफ्ट ही मेरे मुंह में प्रवेश करने लायक है। फू जिंगलिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा की, अपने होंठ खोले और वांग मिंग के पूरे शाफ्ट को अपने अंदर निगल लिया। मुंह। ओह, वांग मिंग खुशी से गुर्राने लगा जब उसने महसूस किया कि उसके गर्म मुंह ने उसके छोटे भाई को घेर लिया है। फू नियू के मुंह के विपरीत जो चौड़ा था और उसे खुश करने के लिए उसे अपनी जीभ का कुशलतापूर्वक उपयोग करना पड़ता था, फू जिंगलिंग का मुंह अलग तरह से बनाया गया था। फू जिंगलिंग का मुंह फू नियू की तुलना में बहुत संकीर्ण था। उसके गालों की अंदरूनी दीवारों ने पूरी तरह से उसकी छड़ी को अंदर समा लिया था। अगर वांग मिंग ने यह नहीं देखा कि उसकी छड़ी उसके मुंह के अंदर थी, तो उसने सोचा होगा कि यह एक कुंवारी की बिल्ली थी। गर्मी, उसके मुंह का गीलापन और कसाव किसी कुंवारी चूत जैसा था। ऐसा लग रहा था मानो उसका मुंह लंड को मजा देने के लिए ही बना हो। फू जिंगलिंग अपना सिर ऊपर नीचे हिलाती रही, जिससे वांग मिंग के शरीर पर आनंद की लहरें उठती रहीं। अब मैं ऐसा कैसे करूं? मैंने भी अपने पूरे जीवन में कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, यहाँ तक कि अपने पहले पति के साथ भी नहीं। फू जिंगलिंग ने वांग मिंग के शाफ्ट को कसकर ढकने के लिए अपने कामुक स्तनों का इस्तेमाल करते हुए कहा। फू जिंगलिंग की दरार ने उसके पूरे शाफ्ट को ऐसे निगल लिया जैसे कोई शीर्ष शिकारी अपने शिकार को खा रहा हो। आह! वांग मिंग खुशी से कराह उठा जब उसने मार्शमेलो मुलायम स्तनों को अपनी कोमलता के साथ बीच में उसकी छड़ी को कुचलते हुए महसूस किया। स्तन ने हर दृष्टि से उसके लिंग को पूरी तरह से फंसा लिया, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। जब फू जिंगलिंग ने यह देखा तो वह मुस्कुराए और अपनी पिछली शर्मनाक हरकत की भरपाई करने के लिए दृढ़ थी। वह ये सोचकर निराश और उत्साहित महसूस कर रही थी कि कितनी आसानी से उसने सिर्फ अपनी उंगली से संभोग किया, जबकि उसका पति कभी भी अपने पूरे शरीर का उपयोग करके भी उसे सह नहीं सका। उसने निगल लिया ये सोचते हुए कि उसके लिंग के अंदर जाने पर कैसा महसूस होगा। एक मुंह में लार भर ली। उसने अपने स्तनों को ऊपर नीचे हिलाना शुरू कर दिया, उनकी गर्मी और नर्म दबाव से उसके मांस के डंडे को दबा दिया। फू जिंगलिंग को उसकी मर्दानगी की नोक से प्रीकम रिश्ता हुआ दिखाई दिया, जिसे उसने अपनी जीभ से चाट लिया। फिर उसने अपना मुंह खोला जिससे लार बह रही थी, अतिरिक्त लंबाई को समायोजित करने के लिए जिसे उसके विशाल टीले भी नहीं ढक सकते थे। उसकी चिपचिपी छड़ी फू नियू के पिछले प्रेम रस और फू जिंगलिंग की लार से चमकती हुई उसकी दरार के नीचे से प्रकट हुई और फिर से उनके अंदर गायब हो गई। वांग मिंग इस समय स्वर्ग में थी। ब्लो जॉब और टिट जॉब एक साथ किया जाना किसी भी पुरुष के लिए विरोध करने के लिए एक घातक हथियार था। इसके अलावा उसके स्तन की कोमलता अलौकिक थी और उसका मुंह दूसरी बिल्ली की तरह महसूस होता था। फू जिंगलिंग ने वांग मिंग के लिंग को धड़कते हुए महसूस किया क्योंकि उसने अपने स्तनों और मुंह की गति को तेज कर दिया था। भाड़ में जाओ, मैं कमिंग कर रहा हूँ, वांग मिंग ने फू जिंगलिंग से कहा। हाँ, मेरे चेहरे पर वीर्य, मेरे स्तनों पर वीर्य, फू जिंगलिंग ने ऊंची आवाज में कहा, जब उसने अपने मुंह से उसे आनंद देना बंद कर दिया। जबकि उसके स्तन उसे प्रसन्न करते रहे, वह अपना चेहरा मर्दांगी के सिरे के करीब ले आई और उसके चेहरे का इंतजार कर रही थी। उसके दूध से लेपित हो जाओ। फिर उसके डिक के एक आखिरी धक्के के साथ कठोर स्पंदनशील मर्दांगी से सफ़ेद तरल पदार्थ फूट पड़ा, जिसने फू जिंगलिंग के चेहरे को अपने तरल से सजा दिया। हे भगवान, इतना वीर्य! फू जिंगलिंग ने कहा कि उसने अपनी जीभ से अपना चेहरा चाटना शुरू कर दिया और अपनी जीभ की सहायता से सारा सफ़ेद तरल पदार्थ अपने मुंह में ले लिया। उसने बचे हुए वीर्य को निकालने के लिए अपनी उंगली का उपयोग किया, जिसने उसके विशाल मांसल मांस को ढक दिया था, और चमचमाती उंगली उसके मुंह के अंदर डाल दी। वांग मिंग ने वासना से भरी आवाज में कहा, तुम सेक्सी लड़की हो। वांग मिंग ने उसे ऐसी घटिया हरकतें करते हुए देखकर फिर से खड़ा हो गया। क्या? फू जिंगलिंग ने एक तीखी चीख निकाली जब उसने महसूस किया कि वांग मिंग ने उसके निचले हिस्से को पकड़ लिया है। वांग मिंग ने उसे दीवार की ओर धकेला, उसे झुकाया ताकि रसदार गांड वांग मिंग के सामने रहे। फू जिंगलिंग की सांसें भारी हो गईं क्योंकि मांसल पहाड़ उसकी छाती के साथ ऊपर नीचे हो रहा था।
वांग मिंग ने अपनी हथेली से उसकी मुलायम मोटी गांठ को सहलाया। जैसे ही उसने अपने लिंग को एक हाथ से सहारा दिया और उसे उसकी चूत के पास लाया, उसने अपनी मर्दांगी की नोक को उसके गीले छेद पर दबाया और तुरंत उसे उसके प्रेम अमृत की पानी की अनुभूति महसूस हुई। टिप, उसने अपनी मर्दांगी की नोक को उसके गीले छेद पर रगड़ना शुरू कर दिया और चिपचिपी भद्दी आवाजें निकाली। फू जिंगलिंग का शरीर आने वाले आनंद की प्रत्याशा में कांप उठा। धीरे धीरे उसने अपनी उभरी हुई मर्दांगी को आगे बढ़ाया, क्योंकि यह उसके छेद के सबसे गहरे हिस्से में धंस गया था, जिससे उसका लिंग उसके सबसे गुप्त स्थान की गीली गर्म दीवारों से लिपट गया था। जब तक कि उसकी प्रगति रुक नहीं गई। जब ये गर्भाशय ग्रीवा के अंत से टकराया, वह उसे नग्न महसूस कर सकता था, खुशी से कांपना। अंततः बहुत बड़ा। फू जिंगलिंग ने खुशी की एक तेज चीख निकाली जब उसने महसूस किया कि उसके मोटे और कठोर लिंग के आगमन को समायोजित करने के लिए उसके अंदर का भाग फैल रहा है। ओह, वांग मिंग खुशी से गुर्राने लगा जब उसे उसकी चूत की जकड़न महसूस हुई, क्योंकि इसे वर्षों से छुआ नहीं गया था। नर्म दीवारें उसके छोटे भाई को अंदर कुचलने की कोशिश कर रही थीं। मैं हिलना शुरू करूंगा, वांग मिंग ने घोषणा की जैसे ही उसने उसकी चूत में पटकना शुरू किया। ओह हाँ। फू जिंगलिंग जोर जोर से कराहें निकालती रही, जबकि वांग मिंग उसकी गीली दरार में जोर लगाता रहा। मांस के दो ढेर हल्के से झटके से हिल जाते थे, और पीछे से जो तीव्र पिटाई उसे मिल रही थी, उससे उसके स्तन बिना आराम के हिलने लगते थे। ये वास्तव में था वांग मिंग की आंखों के लिए एक आकर्षक दृश्य, जिसे देखकर वह कभी नहीं थकेंगे। स्मैक। ओह आहन। वांग मिंग के हाथ ने उसके गधे को हल्के से मारा, क्योंकि उसके लिंग के तंग पर उसकी चपेट में आ गया था, जो खुशी के दर्द के माध्यम से आया था। उसने उसकी रिहाई को जोर से करवा दिया। उसने आनंदित अभिव्यक्ति को देखते हुए वांग मिंग को उसकी गांठ को मारना जारी रखा। स्मैक स्मैक। वांग मिंग उसके बट को मारता रहा, जो लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर ड्रम बजाया जा रहा हो। वांग मिंग एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका, क्योंकि उसे पता था कि वह अपनी गांठ मरवाने का आनंद ले रही थी। हाँ, मेरे अंदर को नष्ट कर दो, मेरे अंदर को नष्ट कर दो, फू जिंगलिंग चिल्लाती रही, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह इस समय जो अत्यधिक आनंद महसूस कर रही थी, उसके कारण वह अपना पागलपन खोने के करीब थी। और साथ ही वांग मिंग की क्षमता जो सक्रिय हो गई थी, ने भी उस आनंद को बढ़ा दिया था। वह इस समय महसूस कर रही थी। उसने कामुक हताशा में उससे विनती की, क्योंकि उसे लगा कि यह इसके लायक होगा, भले ही वह उस आनंद से मर जाए जो वह इस समय अनुभव कर रही थी। वांग मिंग ने अपने धक्के लगाने की गति बढ़ा दी, क्योंकि उसका धड़कता हुआ लिंग उसकी योनि की दीवारों से जोर से टकरा रहा था। मैं करीब हूँ, वांग मिंग ने घोषणा की, क्योंकि उसे लगा कि वह उसमें रिहा होने वाला है। हाँ, अपना दूध मेरे अंदर छोड़ दो, मेरे साथ कूड़ादानी जैसा व्यवहार करो, फू जिंगलिंग ने विकृत भाव से कहा। वांग मिंग ने फू जिंगलिंग की कमर पकड़ ली और उसे अपनी छड़ी की ओर निर्देशित किया। वांग मिंग ने महसूस किया कि उसका लिंग थोड़ा उभरा हुआ है, जो उसके अंदर बन रहे वीर्य को उसकी बिल्ली में फेंकने के लिए तैयार है। और फिर वांग मिंग ने उसकी गांठ को दबाते हुए उसकी गर्भाशय ग्रीवा को छूते हुए अपने लंड को उसकी गर्भाशय ग्रीवा में गहराई तक धकेल दिया। साथ ही वांग मिंग की एक तेज कराह गूंज उठी जब उसने वीर्य को उसकी कांपती हुई चूत में डाला। बहुत मोच। फू जिंगलिंग का चेहरा खुशी से घूम गया जब उसने अपना गाल पकड़ लिया। उसकी जीभ बाहर निकल गई और उसकी लार हर जगह फैल गई, जो उसे प्राप्त खुशी से मिली थी। वांग मिंग ने उसके अंदर गहराई तक वीर्यपात किया, भारी मात्रा में वीर्य उसके छेद में फेंक दिया। एक तीखी कराह उसके मुंह से निकली और कमरे में गूंज उठी, क्योंकि उसका शरीर खुशी से कांप उठा। उसके कूल्हे ऊंचे उठे हुए थे, जिससे भारी मात्रा में प्रेम रस फर्श पर छिड़क रहा था। और वांग मिंग की मांसल जांघों और पैरों पर उसके शरीर ने तुरंत ताकत खो दी, क्योंकि वह अपने पेट और नितंब के बल छत की ओर मुंह करके जमीन पर गिर पड़ी। आपको दोहरे संवर्धन अंक प्राप्त हुए हैं। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फू जिंगलिंग के साथ जुनून के कुछ दौर के बाद वांग मिंग की आंखों के सामने एक अधिसूचना आते ही वह पूरी तरह से होश खो बैठी। आपको दोहरे संवर्धन अंक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद वांग मिंग जमीन पर लेट गया और उसने दोनों महिलाओं से प्राप्त अंक क्यूई को सोखना शुरू कर दिया। लेस दैन आदिम भौतिक विलन निकाय सक्रिय हो गया है। ग्रेटर दैन लेस दैन मौलिक शरीर विलय शरीर अशुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध आध्यात्मिक में परिष्कृत कर रहा है। आप गोल्डन कोर दायरे के 8वें चरण में पहुंच गए हैं। जैसे ही वांग मिंग अगले चरण में आगे बढ़े, उनके डेंटेन से एक गर्म एहसास उनके शरीर में छा गया। हम अभी अभी एक चरण को पार किया है, जैसा कि अपेक्षित था। इसे पार करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बढ़ गई है, वांग मिंग ने खुद से बुदबुदाया, क्योंकि यह उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप था। उपयोगकर्ता जानकारी। वांग मिंग ने यह देखने के लिए अपने आंकड़े खोले कि वर्तमान में उनके पास कितने दोहरे कल्टीवेशन पॉइंट हैं। जैसे ही उनकी आंखों के सामने एक खिड़की खुली। उपयोगकर्ता जानकारी। नाम वांग मिंग। आयु 18। साधना स्वर्ण कोर क्षेत्र का 8वां चरण। दोहरी खेती अंक 700,000। रक्तरेखा कोई नहीं। जाति मानव। पेशा दुष्ट कल्टीवेटर 2 स्टार अल्केमिस्ट। काया आदिम काया का विलय करने वाला शरीर दिव्य ग्रेड। विलयित शरीर शुद्ध यांग शरीर दिव्य पद स्वर्गीय तलवार शरीर दिव्य पद।
शारीरिक कौशल, यांग आभा, परमानंद के हाथ और मुंह, यांग इरेक्शन, एनटीआर आभा, तलवार समझ चरण, तलवार का इरादा। तकनीक, स्वर्गीय तलवार कला, पहला रूप टिमटिमाती हुई स्ट्राइक, प्राचीन रैंक, आत्मा की आंखें, स्वर्ग रैंक, स्वर्गीय तलवार कला, दूसरा रूप विश्व स्लाइसिंग स्ट्राइक, प्राचीन रैंक, कीमिया भगवान की गोली निर्माण कला, दर्जन गोली निर्माण विधि, कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट, मल्टी कॉल्ड्रॉन कंट्रोल, कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट, माइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी। दाव कानून, बंद, लेस देन, खेती की दुकान, ग्रेटर दैन, क्रिम्सन रक्त भक्षक। प्रकार, विकास प्रकार, आत्मा हथियार। वर्तमान रैंक, अमर। वर्तमान विकास दर 0.0%। ग्रेड, आत्मा। विवरण, एक तलवार जो कभी रक्त देवता द्वारा चलाई जाती थी जिसने अपनी शक्ति से आकाश को कंपा दिया था। तलवार शत्रुओं का खून पीकर ताकतवर हो जाती है। तलवार जिस किसान का खून पीती है उसकी खेती जितनी अधिक होती है तलवार उतनी ही मजबूत होती जाती है। लागत 5 मिलियन दोहरी खेती अंक। वांग मिंग ने अपने मन में कहा, टस्क, मुझे इस स्पिरिट हथियार को प्राप्त करने से पहले बहुत सारे अंक अर्जित करने होंगे। फिर वांग मिंग की नज़र उन दो महिलाओं की ओर गई जो उसके शरीर के तरल पदार्थ से ढकी हुई थीं और उन्होंने देखा कि वे धीरे धीरे होश में आ रही थीं। ओह, फू नियू कराहते हुए धीरे धीरे उठी। अचानक वह शर्मा गई जब उसे याद आया कि वह वांग मिंग के सामने कैसे व्यवहार कर रही थी। भले ही उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए थे, उसने वांग मिंग के साथ विनम्रता से व्यवहार किया। उसने व्यवहार किया एक प्रचंड फूहड़ की तरह। हफ हफ की अचानक भारी सांसों की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिससे वह अपने विचारों से बाहर आ गई। अपने पास लेटे हुए व्यक्ति की हालत देखकर उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। फू जिंगलिंग, उसकी माँ जिसकी छवि एक दबंग और ठंडी महिला की थी, इस समय अपने जन्मदिन के सूट में जमीन पर लेटी हुई थी। उसका पूरा शरीर चिपचिपे सफ़ेद तरल से ढका हुआ था और फू नियू को ठीक ठीक पता था कि फू जिंगलिंग के शरीर पर क्या था। स्वर्ग का कितना यांग क्यूई, क्या उसने मेरी माँ पर इतना कुछ छोड़ा? ऐसा लग रहा है जैसे उसने वीर्य से स्नान किया हो। फू नियू ने लाल चेहरे के साथ अपने मन में कहा। उसकी माँ के बारे में जो छवि थी वह पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और उसकी जगह एक विकृत महिला की छवि ने ले ली थी। खैर, यह उनकी गलती थी कि उन्होंने एक साथ ऐसा किया। उसके शरीर पर एक भी जगह उसके वीर्य से अछूती नहीं है, फू नियू ने मन ही मन कहा जब उसने अपनी माँ की ओर देखा। उसके स्तन से लेकर उसकी बिल्ली और उसके चेहरे तक वांग मिंग के तरल पदार्थ में लेपित थे। हाँ, कमबख्त, वह पूरी तरह से निर्दयी था। उसने मेरे अंदर छिपी मर्दानगी को भी बाहर ला दिया। फू जिंगलिंग ने अपनी आंखें खोलते हुए खुद से कहा और फिर अपने शरीर को देखा जो उसके तरल पदार्थ से ढका हुआ था। फिर उसने अपनी बेटी को देखा, शर्मिंदा चेहरे से उसकी ओर देखते हुए। उसके रूप को ध्यान में रखते हुए उसने बिना किसी शर्मिंदगी के आह भरी और अपने शरीर के तरल पदार्थ को साफ किया। हाँ, मेरी छवि उसके दिमाग में पूरी तरह से नष्ट हो गई है, फू जिंगलिंग ने मन ही मन सोचा जब उसने वांग मिंग के साथ बिताए जंगली सत्र के बारे में बताया। भले ही उसकी बेटी ने उसकी वर्तमान स्थिति देखी, उसे कोई पछतावा नहीं था। ये सब इसके लायक था। फू जिंगलिंग ने तुरंत अपना लबादा पहना और फू नियू ने भी अपनी माँ के उदासीन रवैये को देखकर अपना लबादा पहन लिया। अचानक उन दोनों ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या? फू जिंगलिंग और फू नियू उसी समय चिल्लाए जब उन्हें लगा कि वह बंधन जो उन्हें अपनी खेती में सुधार करने से रोक रहा था वह दूर हो गया था। उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उन्हें वास्तव में झटका ये लगा कि उनकी खेती बहुत बढ़ गई। फू नियू जो पहले फाउंडेशन दायरे के पहले चरण में था, अब फाउंडेशन दायरे में चरम पर था, जबकि फू जिंगलिंग की खेती फाउंडेशन दायरे के पहले चरण से कोर दायरे के 5वें चरण तक आगे बढ़ी। यह एक बड़ा झटका था उन दोनों महिलाओं के लिए जो वर्षों से एक ही दायरे में फंसी हुई थीं। उनकी तेज चीख ने वांग मिंग की आंखों को आकर्षित किया और उन्होंने उनका निरीक्षण करने के लिए अपनी आत्मा आंखों का उपयोग किया। नाम, फू नियू। उम्र, 35। खेती, फाउंडेशन क्षेत्र का 12वां चरण। व्यवसाय, चांदनी शहर के स्वामी, शहर की सबसे बड़ी बेटी। भावना, खुश, उत्साहित। भौतिकी, यांग कॉस्म्यूमिंग काया। रक्तरेखा, कोई नहीं, यांग उपभोग करने वाली काया। पद, स्वर्ग। नाम, फू जिंगलिंग। आयु, 121। खेती, मूल क्षेत्र का 5वां चरण। व्यवसाय, मूनलाइट सिटी के सिटी लॉर्ड। भावना, खुश, उत्साहित, आभारी। भौतिकी, यांग डिवोरिंग काया। रक्तरेखा, कोई नहीं। वांग मिंग बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त अपना वीर्य उनमें डाला था। उन्होंने सोचा कि यह अफसोस की बात होगी यदि विशेष काया वाले ऐसे साधक अपने स्वयं के उपहार के बोझ तले दबे होंगे। लड़कियों को लगता है कि आपकी खेती बढ़ गई है, वांग मिंग ने कहा, जिससे लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराने लगीं। वांग मिंग, ये वास्तव में काम आया। आपकी यांग क्यूई ने न केवल हमारी बेड़ियां हटा दी बल्कि हमारी खेती भी बढ़ा दी, फू जिंगलिंग ने उत्साहित स्वर में कहा, एक छोटी लड़की की तरह जिसे क्रिसमस का उपहार मिला। फू नियू ने भी वांग मिंग को कृतज्ञता से देखा। ठीक है, चलो अब बाहर चलते हैं, लिक्संगशी और शीयू हमारा इंतजार कर रहे हैं, वांग मिंग ने कहा जब दोनों महिलाएं बाहर उसके पीछे चल रही थीं।
जब वांग मिंग कमरे से बाहर आए तो बायलिंगजी की अधीर आवाज ने उनका स्वागत किया। वांग मिंग, आखिरकार आपका काम हो गया, अगर आपने अधिक समय लिया होता तो मैं अंदर घुस जाती, बायलिंगशी ने उत्साहित स्वर में कहा। क्यों हो? वांग मिंग ने भ्रमित स्वर में कहा कि ऐसा क्या हुआ जो वह इतनी अधीर हो गई। तुम्हें पता है कि यांग यंग संप्रदाय की परीक्षा 1 महीने बाद होने वाली थी ना? वांग मिंग ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए बायलिनिक्सी से पूछा। वह स्पिरिट स्टोन अर्जित करने के लिए गोलियां बनाने और उन्हें नीलामी में बेचने की योजना बना रहा था और क्रिम्सन ब्लड डेवुरा खरीदने के लिए अंक इकट्ठा करने के लिए एक्सचेंज फंक्शन का उपयोग कर रहा था। आपने ये कहाँ से सुना? मुझे लगा कि लुओली ने हमें बताया था कि यह अगले महीने होने वाला था। मेरी गोलियां बेचकर स्पिरिट स्टोन कमाने की योजना थी, वांग मिंग ने बायलिंगजी को सूचित किया, जिस पर उसने अपने कंधे उचकाए। बायलिंगजी ने कहा, मैंने किसी को संप्रदाय परीक्षा के बारे में बात करते हुए सुना। तो तुमने क्या सुना? वांग मिंग ने पूछा। जब मैंने शी यू के साथ मिलकर उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इंटरमार्शल आर्ट्स पूरा होने के कारण सभी संप्रदायों ने अपनी प्रवेश परीक्षा की तारीख बदल दी है, बायलिंगशी ने बताया, जिसके कारण वांग मिंग ने दिलचस्पी से अपनी भौहें उठाईं और उसे इशारा किया जारी रखने के लिए। इसकी व्यवस्था ब्लैक बैम्बू साम्राज्य के शाही परिवार द्वारा की गई है। प्रतियोगिता में विभिन्न संप्रदायों से संबंधित अनगिनत शिष्य एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और शीर्ष 10 मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां उनका सामना अन्य साम्राज्यों संप्रदायों के शिष्यों से होगा। इस आशा से नए शिष्यों को भर्ती करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें अपने बीच एक असाधारण शिष्य मिलेगा जिसे वे प्रतियोगिता के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता होने में कुछ महीने लगेंगे और यह भी आवश्यकता है कि शिष्य एक मुख्य शिष्य होना चाहिए। बायलिंगजी ने एक सांस में वांग मिंग को सूचित किया। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए गोलियां बेचने की अपनी योजना रोकनी होगी या संप्रदाय के अंदर गोलियां बेचने की कोशिश करनी होगी। वांग मिंग ने मन ही मनाह भरी, क्योंकि उसके पास अपनी वर्तमान योजना को त्यागने और संप्रदाय में जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। प्रवेश परीक्षा। वांग मिंग फू नियू और फू जिंगलिंग की ओर मुड़े, जो मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर देख रहे थे। हमें उम्मीद है कि एक दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी, वांग मिंग, फू जिंगलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसका सिटी लॉर्ड पद से सेवानिवृत्त होने का कोई इरादा नहीं था। फू नियू ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रवेश परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। वांग मिंग ने शी यू और बायलिंगजी के साथ टेलीपोर्टेशन हॉल की ओर प्रस्थान करते हुए दोनों महिलाओं को विदाई दी। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यांगयिन शहर। हलचल भरी गलियां देखने लायक थीं, जहां जीवंत दुकानें एक के बाद एक पंक्तिबद्ध थीं और असंख्य कलाकृतियां और खजाने बेच रही थीं। इससे पहले कि खजाना कोई और छीन ले, खरीदार और विक्रेता सबसे अच्छा सौदा पाने की कोशिश में एक दूसरे से सौदेबाजी करने लगे। हवा उत्साह से भरी हुई थी और पूरा वातावरण उत्साह से कम नहीं था। यांगयिन संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा ने दूर दूर से अनगिनत साधकों को आकर्षित किया था, जिससे सड़कें असाधारण रूप से सुंदर महिलाओं और सुंदर पुरुषों से भर गईं। असाधारण सुंदरता वाले इतने सारे कृषकों को एक ही स्थान पर एकत्रित देखना एक दुर्लभ दृश्य था। हालांकि इसके पीछे का कारण स्पष्ट था। यांगयिन संप्रदाय अपने सदस्यों की असाधारण सुंदरता और ताकत के लिए प्रसिद्ध था। ये संप्रदाय ब्लैक बैम्बू साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक था, और ऐसा कहा जाता था कि इसके सदस्यों के पास न केवल उत्कृष्ट उपस्थिति थी बल्कि अद्वितीय ताकत और खेती भी थी। दोहरी खेती संप्रदाय के रूप में प्रवेश के लिए पहली आवश्यकता अच्छी दिखने की थी। यही कारण है कि कई शक्तिशाली व्यक्ति प्रवेश पाने में असफल रहे। भीड़ के बीच वांग मिंग, शी यू और बायलिंगजी चल रहे थे, जबकि अन्य कृषकों ने बायलिंगशी और शी यू पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां उनके जैसी कई खूबसूरत महिलाएं मौजूद थीं। वांग मिंग एक प्रकाशस्तंभ की तरह खड़े थे। उनकी शुद्ध यांग काया ने उन्हें बाकी पुरुषों से ऊपर खड़ा कर दिया। सड़क पर मौजूद हर महिला अपनी आंखों में वासना भरी निगाहों से उसे देख रही थी, और वह बहुत आकर्षक था। तो ये यांगयिन शहर है, ये चांदनी शहर से थोड़ा अलग है और इसकी तुलना में अधिक समृद्ध लगता है, शी यू ने बड़बड़ाया। वांग मिंग, बायलिंगजी और शी यू ने अंदर खींची गई टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करके मूनलाइट सिटी छोड़ दी, टेलीपोर्टेशन हॉल और यांगयिन शहर में पहुंचे, जो यांगयिन संप्रदाय के अंतर्गत था। वांग मिंग को याद आया कि जब उन्होंने उस आदमी से उन्हें यहाँ टेलीपोर्ट करने के लिए कहा था, तो उस आदमी की आंखें ईर्ष्या से भर गईं जब उसने अपनी और अपने बगल की महिलाओं की शक्ल देखी। हाँ, प्रतियोगिता सामान्य कृषकों के लिए बहुत कठिन होने वाली है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके जैसा गोल्डन रैंक कल्टीवोर आसानी से उस आराम को पार कर सकता है, बायलिंगजी ने वांग मिंग की ओर देखते हुए कहा, जब वांग मिंग को अचानक कुछ ऐसा याद आया जिसे वह नज़रअंदाज कर रहे थे। कभी कभी लिनक्सिगी, क्या आपके पास कोई तकनीक है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं? आप जानते हैं कि मेरे पास तलवार की तकनीक है और शी यू के पास अपनी शारीरिक क्षमताएं हैं, है ना? वांग मिंग ने बायलिंगजी से पूछा। मेरे पास कुछ तकनीकें हैं, लेकिन वे आपकी तलवार तकनीक या शी यू की शारीरिक क्षमताओं की तुलना में कमज़ोर हैं जिनका मैं उपयोग नहीं करता हूँ,
रेड लाइट जिले में उनमें से ज़्यादातर आपके आने से पहले मेरी खेती के स्तर से डरते थे, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। लंबे समय तक युद्ध में शामिल रही और इसलिए मैंने नई तकनीक हासिल करने की जहमत नहीं उठाई, बाई लिंगशी ने वांग मिंग को अपने पास मौजूद तकनीक दिखाते हुए कहा। वांग मिंग ने बाई लिंगशी को अपनी तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उनमें से अधिकांश पृथ्वी रैंक थे और केवल एक स्काई रैंक था जो धनुष से संबंधित था। वांग मिंग उसे धनुष का उपयोग करते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उससे इसके बारे में पूछने से खुद को नहीं रोक सका। ये काम नहीं करेगा, वांग मिंग ने मन ही मन सोचा, क्योंकि वह कमज़ोर तकनीकों से निराश हो गया था। वह हमेशा अपनी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते थे, इसलिए उन्होंने कार्रवाई करने में संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत कल्टीवेशन की दुकान खोली और बाई लिंगजी के लिए बेहतर तकनीकों और हथियारों की खोज शुरू कर दी। ये पर्याप्त नहीं होंगे। आप पहले से ही कोर फॉर्मेशन दायरे के 9वें क्रम पर हैं, इसलिए आपको कुछ बेहतर की आवश्यकता है, वांग मिंग ने घोषणा की, जिससे बाई लिंगजी सहमति में मुस्कुराने लगीं। क्या आपके पास कुछ बेहतर है? बाई लिंगशी ने संदेहपूर्वक पूछा, हालांकि उसे वांग मिंग पर भरोसा था। आखिरकार ये प्रभावशाली था कि संप्रदाय के बाहर के एक कृषक के पास स्काई रैंक तकनीक थी। मेरे पास है, और न केवल मेरे पास बेहतर तकनीकें हैं, बल्कि आपके द्वारा पहले इस्तेमाल की गई किसी भी चीज़ की तुलना में मेरे पास बेहतर धनुष भी है, वांग मिंग ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया और दुकान में खोज जारी रखी। कुछ क्षणों के बाद आखिरकार उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर उसका ध्यान गया और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। लेस देन कल्टीवेशन शॉप लेवल 2 नोट, शॉप को अपग्रेड करने और नई वस्तुओं को अनलॉक करने के लिए सोल फॉर्मेशन क्षेत्र में सफलता ग्रेटर दैन। लेस देन वर्तमान दोहरी खेती अंक 700,000 ग्रेटर दैन। हजारों तीर छापे। पद अमर विवरण। उपयोगकर्ता आकाश में एक तीर चलाता है और हजारों तीर जमीन पर बरसते हैं। जब प्रत्येक तीर लक्ष्य से टकराता है तो विस्फोट के माध्यम से जमीन पर मौजूद हर चीज नष्ट हो जाती है। लागत 300,000 दोहरी खेती अंक। तीर निर्माण। पद स्वर्ग। विवरण। तकनीक के उपयोगकर्ता को तीर बनाने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की अनुमति देता है। ये तकनीक एक प्रसिद्ध तीरंदाज द्वारा बनाई गई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह विभिन्न हथियार उपयोगकर्ताओं पर हावी है। इसने तीरंदाजों की मुख्य कमजोरियों में से एक को समाप्त कर दिया है, जो तीरों से बाहर हो रही है लड़ाई के बीच में, जिसके कारण निश्चित मृत्यु हो सकती है। लागत 100,000 दोहरी खेती अंक। शानदार धनुष। प्रकार हथियार। पद स्वर्ग। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। H7 रैंक W हथियार। क्या आप गंभीर हैं? शीयू अपनी बात कहने की कोशिश में हकलाने लगी। न केवल मेरे पास जो धनुष है वह एक हेवन रैंक हथियार है, बल्कि एक शीर्ष ग्रेड हथियार भी है, वांग मिंग ने लापरवाही से कहा। लेकिन बाई लिंगजी और शीयू का मुंह खुला रह गया। क्या चरम ग्रेड? शीयू चिल्लाए। अगर पहले वह हल्के से सदमे में थी तो अब वह पूरी तरह से अवाक रह गई है। पीक ग्रेड हथियार पीक ग्रेड गोलियों की तरह सबसे दुर्लभ प्रकार के हथियार थे, और निचली रैंक के पीक ग्रेड हथियार आसानी से उच्च रैंक के हथियारों से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर वे शीर्ष श्रेणी के भी हैं, निचली श्रेणी के हथियार को दबा दिया जाएगा। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम्हें ये कैसे मिला। बाई लिंगशी ने आह भरी, लेकिन फिर वांग मिंग की ओर उम्मीद से लिखी नज़रों से देखा। वांग मिंग ने उस अंतरिक्ष अंगूठी को देखा जो उसने यांगयिन शहर में पहुंचने से पहले अपनी उंगलियों पर खरीदी थी, और उसके सामने एक धनुष दिखाई दिया। उनके सामने उत्कृष्ट शिल्प कौशल का एक धनुष खड़ा था। उसकी सुनहरी सतह प्रकाश में झिलमिला रही थी। लंबी आकृति सुंदर ढंग से मुड़ी हुई है, जिसके दोनों ओर पापी अंग फैले हुए हैं, जो नुकीले सिरों की ओर पतला हो रहा है। जैसे ही उन्होंने इसे देखा, वे इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सके। धनुष को स्पष्ट रूप से शिल्पकार द्वारा सटीकता और शक्ति को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके तने हुए तार घातक सटीकता के साथ तीर चलाने के लिए तैयार थे। वहां कोई तीर या तरकश दिखाई नहीं दे रहे थे, जिससे धनुष अपनी पूरी महिमा के साथ अकेला खड़ा रह गया। हथियार अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति थी, जो निर्माता के समर्पण और प्रयास को दर्शाते हुए शक्ति और कौशल के प्रतीक के रूप में अपने आप में खड़ा होने में सक्षम थी। धनुष का सुनहरा रंग विस्मय और श्रद्धा का भाव बिखेरता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो ये किसी दुर्लभ और कीमती धातु से तैयार किया गया हो। ये कला का एक अद्भुत नमूना था, जो इसके निर्माता के कौशल का प्रमाण था। और जैसे जैसे उन्होंने इसका आगे अध्ययन किया, उन्हें इतने शानदार हथियार बनाने में इस्तेमाल की गई शिल्प कौशल और देखभाल के प्रति सम्मान की गहरी भावना महसूस हुई। शीयू, बाई लिंगशी और यहाँ तक कि वांग मिंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उन्होंने धनुष की सुंदरता देखी। बाई लिंगजी, इसे ले लो, इसे ब्रिलियंट धनुष कहा जाता है, वांग मिंग ने बाई लिंगजी को धनुष सौंपते हुए कहा, जिसने धनुष को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया।
तो यह एक स्वर्ग रैंकिंग हथियार है, बायलिंगजी ने अपने मन में सोचा जब उसने धनुष की डोरी को पीछे खींचते हुए धनुष की शक्ति को अपने शरीर के माध्यम से महसूस किया। बायलिंगजी को लगा कि वह हजारों शक्तिशाली दुश्मनों को आसानी से हरा सकती है, तकनीकों के संयोजन और वांग मिंग से प्राप्त धनुष के साथ उससे भी बेहतर। धन्यवाद वांग मिंग, मैं इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, बायलिंगजी ने कहा क्योंकि वह अपनी नई शक्तियों का परीक्षण करने के लिए उत्सुक थी। अच्छा, मुझे यकीन है कि प्रवेश परीक्षा में धनुष के साथ अपनी नई शक्तियों को आजमाने के लिए आपके पास बहुत सारे अवसर होंगे। अभी के लिए हम परीक्षा मैदान के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू कर दें, इससे पहले कि बहुत भीड़ हो जाए, वांग मिंग ने टिप्पणी की। जैसे ही उन दोनों ने सहमति में अपना सिर हिलाया और वांग मिंग के पीछे पीछे मैदान की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद वे तीनों संप्रदाय परीक्षा मैदान में पहुंचे और जैसी की उम्मीद थी, वहां पर कल्टीवेटर्स का एक बड़ा समूह मौजूद था जो उत्साहित स्वरों में आपस में बातचीत कर रहे थे। कई मिनट बाद वे संप्रदाय के द्वार के सामने पहुंचे जहां पहला दौर होगा और वहां द्वार पर एक बोर्ड लटका हुआ था जिस पर मोटे और बड़े अक्षरों में यांग यांग संप्रदाय लिखा हुआ था। द्वार के बगल में कुछ इस प्रकार का सामान था, वह सरणी पहचानने में विफल रहा। अरे, सिस्टम वह एरे किस लिए उपयोग किया जाता है? वांग मिंग ने सिस्टम से पूछा क्योंकि वह दाव ऑफ अरेज में कुशल नहीं था। सिस्टम संदेश, यह एक टेलीपोर्टेशन एरे है जो दिखने में एक अलग उपस्थान से जुड़ा हुआ है। सबसे अधिक भाग लेने वाले कृषकों को यहां से परीक्षा स्थल पर टेलीपोर्ट किया जाएगा क्योंकि इसे हाल ही में बनाया गया था। सिस्टम ने उत्तर दिया, जिसका जवाब वांग मिंग ने समझकर अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे बुजुर्ग अपने संप्रदाय के सामने लड़ाई छिड़ने देंगे। कुछ मिनट और इंतजार करने के बाद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति संप्रदाय का चोला पहने हुए तलवार लेकर उड़ता हुआ उनके सामने आया। सोल आइज, वांग मिंग ने उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जांचने के लिए अपनी तकनीक सक्रिय की। नाम फैन मो, आयु 219, खेती कोर फॉर्मेशन क्षेत्र का छठा क्रम, व्यवसाय यांगिन संप्रदाय के आंतरिक दरबार के बुजुर्ग, कॉम्बैट डिवीजन, भौतिकी कोई नहीं, रक्तरेखा कोई नहीं, इतनी पुरानी, वांग मिंग ने अपने मन में कहा। भले ही वह जानता था कि कल्टीवेटर लाखों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और अमर भी हो सकते हैं, लेकिन किसी को इतने बूढ़े को देखकर समझना अभी भी मुश्किल था। युद्ध प्रभाग क्या है? वांग मिंग ने एक सेकंड के लिए सोचा लेकिन तुरंत अपना ध्यान उस बूढ़े व्यक्ति की ओर स्थानांतरित कर दिया जो बोलने वाला था। यांगिन संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा में आपका स्वागत है। मैं फैन मो, कॉम्बैट डिवीजन से संबंधित आंतरिक अदालत का एक बुजुर्ग हूँ। शुरू करने से पहले मुझे आपको परीक्षण और नियमों के बारे में सूचित करना होगा, फैन मो ने ऊंची आवाज में कहा। साधकों को उसके अगले शब्दों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। पहले दौर में बाहरी अदालत के बुजुर्ग ये देखने के लिए आपके कल्टीवेशन स्तर की जांच करेंगे कि क्या ये क्यूई मापन ऑर्ब के साथ वांछित आवश्यकताओं को पूरा करता है। उस व्यक्ति ने उन लोगों के समूह की ओर इशारा किया जिन्होंने बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों की पोशाक पहन रखी थी, रंगहीन स्पष्ट क्रिस्टल आभूषण जो उनकी हथेलियों के आकार के थे। बुजुर्ग, दूसरे दौर में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक साधना क्षेत्र क्या है? भीड़ में से एक किसान ने पूछा। फैन मो ने स्पष्ट स्वर में कहा, पहले राउंड को पास करने के लिए व्यक्ति को फाउंडेशन दायरे में रहना होगा। क्या पिछले वर्ष क्यूई संग्रहण क्षेत्र में रहने की आवश्यकता नहीं थी? एक कृषक से पूछा। हाँ, मैंने अपने भाई से सुना जो एक आंतरिक संप्रदाय का अनुयायी है, ये वास्तव में मामला था, एक दूसरे साधक ने कहा। उन्होंने अचानक आवश्यकता की सीमा क्यों बढ़ा दी? तीसरे कल्टीवेटर ने आवाज लगाए। भीड़ में शोर मच गया जबकि कुछ लोग परीक्षण की अनुचितता पर टिप्पणी कर रहे थे। चुप रहो, ये निर्णय संप्रदाय नेता द्वारा किया गया था और कोई भी इसे बदल नहीं सकता है। अगर कोई नाराज है तो उन्हें छोड़ने का स्वागत है। इसके अलावा काले बांस साम्राज्य के शाही परिवार की घोषणा के कारण अन्य संप्रदाय भी समान सीमाएं लागू कर रहे हैं, जबकि उनमें से कुछ ने कोर फॉर्मेशन दायरे की सीमा भी बढ़ा दी है। फैन मो ने घोषणा की और भीड़ तुरंत शांत हो गई जब उन्होंने सुना कि अन्य संप्रदाय यांगिन संप्रदाय की तुलना में कठोर सीमाएं लागू कर रहे थे। अब मैं परीक्षण के दूसरे दौर की व्याख्या करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गेट के अंदर की सरणी एक टेलीपोर्टेशन सरणी है जो आपको दूसरी परीक्षा की साइट पर भेज देगी, जहां आपको परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम 11 फाउंडेशन दायरे के जानवरों को मारना होगा। लेकिन यदि आप अधिक प्राप्त कर सकते हैं तो आपको एक प्रमुख बुजुर्ग का निजी शिष्य बनने का मौका मिल सकता है। फैन मो ने बताया कि जब उन्होंने सुना कि उन्हें 11 शक्तिशाली जानवरों को मारना है तो उनमें से कुछ के पसीने छूट गए, जबकि बाकी उत्साहित थे किसी बुजुर्ग का शिष्य बनने में सक्षम होना। अब अंतिम दौर के लिए, चूंकि यह एक दोहरी खेती संप्रदाय है, इसलिए आपके पास बिस्तर पर अपने साथी को प्रसन्न करने की क्षमता होनी चाहिए और ये दौर आपके साथी को संतुष्ट करने की आपकी क्षमता का परीक्षण करेगा। भाग लेने वाले पुरुषों को चयनित महिलाओं में से एक को मालिश प्रदान करनी होगी हमारे संप्रदाय द्वारा, और उसे केवल अपने हाथों का उपयोग करके और किसी भी अनुचित अंक को छुए बिना परीक्षा पास करने के लिए चरमोत्कर्ष पर लाएं, जबकि महिलाओं को हमारे संप्रदाय द्वारा चुने गए पुरुषों के साथ भी ऐसा ही करना होगा, फैन मो ने शांति से समझाया। अब जिन लोगों के पास पहले से ही साझेदार हैं, उनके साझेदारों को अंतिम दौर में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है,
लेकिन आपको अपने साथ लाए गए प्रत्येक साथी के लिए 10 अतिरिक्त जानवरों को मारना होगा। फैन मो ने समझाया और देखा कि उनमें से कुछ के चेहरे पर भद्दे भाव थे, अन्य लोग शांत और उदासीन थे। एक और बात जो मैं बताना भूल गया वह यह है कि शाही परिवार द्वारा प्रतियोगिता की अचानक घोषणा के कारण एक नवनियुक्त नीति को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर कोई दोहरी खेती में शामिल नहीं होना चाहता है तो उनका भी हमारे संप्रदाय में शामिल होने के लिए स्वागत है। अतीत में यह संभव नहीं था लेकिन अब इसकी अनुमति है, लेकिन हमारे संप्रदाय में शामिल होने के लिए उन्हें पहले दौर में कम से कम 45 जानवरों को मारना होगा और हमारे संप्रदाय द्वारा पोषित होने के लिए उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी, फैन मो ने सूचित किया। जब कुछ पर्यवेक्षकों ने सुना इसमें दर्शक समूह से अधिकतर वे महिलाएं भी शामिल हो गईं जो दोहरी खेती में शामिल नहीं होना चाहती थीं। फैन मो ने घोषणा की, ठीक है, अब परीक्षा शुरू होगी। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब हम परीक्षा शुरू कर सकते हैं, मुख्य परीक्षक फैन मो ने घोषणा की। जैसे ही उनके शब्द गिरे, उन बुजुर्गों ने, जिनके हाथ में कल्टीवेटर के स्तर को मापने के लिए हथियार थे, तुरंत अपनी रहस्यमय शक्तियों का उपयोग करके कई लकड़ी की इमारतें खड़ी कर दीं। कृपया सभी लोग लाइन में लग जाएं और लकड़ी की इमारतों में से किसी एक के सामने खड़े हो जाएं, फैन मो ने घोषणा की। जब सभी कल्टीवेटर इमारतों के सामने लाइन में खड़े हो गए, वांग मिंग ध्यान से सुन रहा था, तभी उसे अपने कपड़ों पर खिंचाव महसूस हुआ। उसने नीचे देखा कि बाई लिंगशी उससे अधीरता से आग्रह कर रही थी। अरे चलो जल्दी से लाइन में लग जाओ, उसने कहा। वे जल्दी से सबसे कम भीड़ वाली लाइन पर पहुंच गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद आखिरकार बाई लिंगजी की बारी थी। वह दिखावा करने के लिए उत्साहित थी। आखिरकार अब मेरी बारी है, बाई लिंगजी ने कहा। जैसे ही बाई लिंगशी ने लकड़ी की इमारत के अंदर कदम रखा, उसने अपने आसपास का निरीक्षण करने के लिए चारों ओर एक नज़र डाली। ऊंची छत और चिकने लकड़ी के फर्श वाला कमरा विशाल था। दीवारें बिना रंग की लकड़ी से बनी थीं और कमरे के बीच में उसी सामग्री से बनी एक मेज खड़ी थी। कमरे में रोशनी धीमी थी, छत से केवल कुछ लालटेनें लटक रही थीं, जिससे दीवारों पर नरम छाया पड़ रही थी। धीमी रोशनी के बावजूद कमरे में अभी भी अच्छी रोशनी थी और सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। कमरे के मध्य में एक मेज रखी हुई थी और मेज के पीछे लंबे काले बालों वाली एक खूबसूरत महिला हाथ में एक रंगीन गोला पकड़े हुए थी। उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का सुंदर आदमी लंबा लबादा पहने खड़ा था। जब वह प्रतिभागियों के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे तो उनके चेहरे पर कठोर भाव थे। इतना सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी गायब होने से पहले कुछ क्षणों के लिए चमका और उसकी जगह उसकी उदासीन अभिव्यक्ति ने ले ली। अगर वह पास हो गई और डुअल कल्टीवेटर है तो शायद मैं उसे अपने बेटे के साथ जोड़ सकता हूं और उसे उसका साथी बना सकता हूं, आदमी ने मन में सोचा। अपना हाथ गोला पर रखें और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित करें और परिणाम हमारे पास मौजूद डिस्प्ले टोकन पर प्रदर्शित होंगे, महिला ने उदासीन स्वर में कहा। जब बाई लिंगशी ने गोला पर अपना हाथ रखा और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को गोला में प्रवाहित किया जब उसका काम पूरा हो गया तो उनके हाथों में टोकन हिलने लगा और जब उन्होंने परिणाम देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। लेस देन खेती का स्तर, गोल्डन कोर क्षेत्र का 9वां क्रम, ग्रेटर दैन स्वर्ग की वह संप्रदाय के सभी प्रमुख शिष्यों से अधिक मजबूत है और यहाँ तक कि आंतरिक दरबार के अधिकांश बुजुर्गों और कुछ प्रमुख बुजुर्गों से भी अधिक मजबूत है, महिला ने अपने मन में सोचा जब उसने बाई लिंगजी को घूर कर देखा जैसे कि वह कोई खजाना हो। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? महिला ने पूछा। बाई लिंगजी, उसने उत्तर दिया। बाई लिंगशी, क्या आप दोहरी कृषक हैं? उस आदमी ने जल्दी से पूछा। हाँ, मैं हूँ, बाई लिंगजी ने उत्तर दिया। तो क्या आप मेरे बेटे का साथी बनना चाहते हैं? वह एक आंतरिक दरबारी शिष्य है जिसे जल्द ही एक मुख्य शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। भले ही आप एक मुख्य शिष्य बनने के लिए पर्याप्त मजबूत हों, फिर भी आप एक मुख्य शिष्य नहीं बन पाएंगे यदि आपके पास कोई सक्षम साथी नहीं है। तो इसी समय आदमी ने जल्दी से कहा, जिससे बाई लिंगशी को गुस्सा आ गया। मुझे विनम्रतापूर्वक सीनियर को मना करना होगा। मेरे पास पहले से ही एक साथी और कनिष्ठ बहन है जो उसकी साथी भी है और उन दोनों की खेती मुझसे अधिक है, जो यहाँ संप्रदाय परीक्षण में भाग लेने के लिए भी आई थी, बाई लिंगशी ने शांत स्वर में कहा। जब पुरुष ने सुना कि उसके पास पहले से ही एक साथी है तो वह निराश हो गया, लेकिन ये जल्द ही जिज्ञासा और उत्साह से बदल गया जब उसने सुना कि उसकी कनिष्ठ बहन और साथी बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि ठंडे चेहरे वाली महिला ने भी उत्साह दिखाया। मजबूत? क्या वे भी कोर फॉर्मेशन दायरे में हैं? स्त्री ने मन ही मन सोचा। अगर उसने जो कहा वह सच है तो हमारे संप्रदाय को निश्चित रूप से प्रतियोगिता जीतने का मौका मिलेगा, आदमी ने मन में सोचा। आपके साथी और वरिष्ठ बहन का नाम क्या है? आदमी ने पूछा। वांग मिंग और शी यू, बाई लिंगशी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया जब उसने उनकी आंखों में उत्साह देखा। यहाँ ये टोकन लें जो दर्शाता है कि आपने पहला राउंड पास कर लिया है। महिला ने बाई लिंगशी की ओर एक टोकन फेंका जिसे उसने अपने हाथ में पकड़ लिया, जबकि बाई लिंगशी के वहां से बाहर निकलते ही महिला और पुरुष ने वांग मिंग और शी यू के नाम याद कर लिए।
वांग मिंग और शी यू जो बाहर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने बाई लिंगजी को मुस्कुराते हुए बाहर आते देखा। तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? वांग मिंग ने पूछा। नहीं, मैं बस उस बुजुर्ग के चेहरे के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था जब मैंने उन्हें बताया कि आप दोनों की खेती मुझसे ज्यादा है। वांग मिंग और शी यू मुस्कुराए, वे आसानी से अनुमान लगा सकते थे कि यह क्या था। ओह शी यू, अब आपकी बारी है, वांग मिंग ने शी यू से कहा जब वह धीरे धीरे लकड़ी की इमारत के अंदर चली गई। जब शी यू ने कमरे में प्रवेश किया तो वह कमरे में प्रत्याशा महसूस कर सकती थी। क्षमा करें युवा महिला, आपका नाम क्या है? महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि उसकी ठंडी अभिव्यक्ति जो पहले पूरी तरह से गायब हो गई थी। आप मुझे शी यू कह सकते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे दोनों बुजुर्ग बड़े हुए उत्साह से उसकी ओर देखने लगे। कृपया अपना हाथ गोले के ऊपर रखें और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसमें प्रवाहित करें, महिला ने निर्देश दिया। जैसे शी यू ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। कुछ देर बाद परिणाम दिखाने के लिए उन दोनों ने जिस अवलोकन चिन्ह पर अपनी आंखें चिपकाईं, उस पर परिणाम प्रदर्शित किया और जब परिणाम सामने आया तो वे अपनी आंखों को रगड़ रहे थे और खुद को चुटकी काट रहे थे, ये जांचने के लिए कि क्या यह एक सपना था या नहीं। लेस देन खेती का स्तर, गोल्डन कोर क्षेत्र का दूसरा क्रम, ग्रेटर दैन। मैं असंभव, आदमी बुदबुदाया और जब उसने मुस्कुराते हुए शी यू को देखा तो उसके चेहरे पर डर का एक निशान था। स्वर्ग की, उसका साधना स्तर हमारे संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग के समान है। महिला बाहर से शांत दिख रही थी लेकिन उसका मन अंदर से उथल पुथल में था। गोल्डन कोर दायरे के दूसरे क्रम का एक कल्टीवेटर यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ तक कि परीक्षा में भाग लेने वाले महान परिवार भी इतने शक्तिशाली नहीं हैं। मुझे संदेह है कि केवल परिवार के मुखिया ही गोल्डन कोर दायरे में हैं। हमने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? संप्रदाय के बुजुर्गों के मन में सभी प्रकार के प्रश्न उभरने लगे। यह आपके शिष्य की निशानी है, दूसरा दौर शुरू होने तक बाहर प्रतीक्षा करें। शी यू गुनगुनाते हुए कमरे से बाहर चला गया तो महिला ने जबरदस्ती मुस्कुरा दी। हमें संप्रदाय के नेता को तुरंत सूचित करने की जरूरत है, आदमी ने कहा जब उसने उसे अपनी दृष्टि से दूर जाते देखा। इस बीच यांगिन संप्रदाय के भीतर संप्रदाय के नेता और प्रमुख बुजुर्ग कमरे में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे। संप्रदाय नेता, क्या आप कारण जानते हैं कि शाही परिवार ने अचानक इस प्रतियोगिता की घोषणा क्यों की? कमरे में मौजूद बुजुर्गों में से एक ने पूछा। ठीक है, मुझे अंदाजा है लेकिन मैं इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, संप्रदाय के नेता जियांग होंग ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव दिखाते हुए कहा। एक बुजुर्ग जिसके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी, उसने अपने हाथों में हिलते हुए संचार टोकन को देखा। सुप में बुजुर्ग, क्या कुछ गड़बड़ है? कमरे में मौजूद बुजुर्गों में से एक ने पूछा। नहीं, कोई मुझसे संवाद कर रहा है। मैंने ये संचार टोकन परीक्षा आयोजित करने वाले बुजुर्गों को दिए थे ताकि अगर कोई महत्वपूर्ण बात हो तो वे मुझसे संवाद कर सकें, सर्वोच्च बुजुर्ग ली पिंग ने अपने चेहरे पर झुर्रियां डालते हुए कहा। कुछ हुआ क्या? संप्रदाय के नेता ने चेहरे पर झुर्रियां डालते हुए बुदबुदाया। सर्वोच्च बुजुर्ग ने शांत स्वर में पूछा। सर्वोच्च बुजुर्ग, मैं एक बाहरी संप्रदाय का बुजुर्ग हूं जो पहले दौर का प्रभारी है। टोकन से एक पुरुष की घबराई हुई आवाज सुनी जा सकती थी। पहला दौर, संप्रदाय का नेता मन ही मन बुदबुदाया। सुप्रीम बुजुर्ग के यहाँ एक स्थिति उत्पन्न हो गई है, आदमी ने लार का एक कौर गटकते हुए कहा। पहले दौर में ऐसा क्या हुआ होगा कि आपको मुझसे संवाद करना पड़ा? सर्वोच्च बुजुर्ग ने बिना किसी घबराहट लेकिन जिज्ञासा के पूछा। बुजुर्ग, बाइलिंगजी नाम की एक महिला थी और उसका सांस्कृतिक स्तर कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के 9वें क्रम पर था, आदमी ने सूचित किया और नेता और सर्वोच्च बुजुर्ग को छोड़कर सभी की आंखें चमक उठीं। यह अच्छा है लेकिन मुझे यकीन है कि यही कारण नहीं है कि आपने संचार टोकन का उपयोग किया है ना? सर्वोच्च बुजुर्ग ने पूछा। नहीं बड़े, यह इस कारण से नहीं है बल्कि। आवाज कुछ देर के लिए रुक गई जिससे कमरे में मौजूद सभी लोगों की भौहें तन गईं। आप देखिए, उसके बाद आई दूसरी महिला जिसका नाम बाइलिंगशी था, गोल्डन कोर दायरे के दूसरे चरण पर थी, आदमी ने सूचित किया और कुछ समय के लिए कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमरे में छाया सन्नाटा जल्द ही उपस्थित अन्य नेताओं की आश्चर्यचकित हौंफने और चिल्लाने से टूट गया। वे अविश्वास की स्थिति में थे, अभी सामने आई जानकारी को समझने में असमर्थ थे। अरे, क्या मैंने सही सुना? क्या उसने अभी कहा था कि गोल्डन कोर दायरे के दूसरे चरण का एक कृषक संप्रदाय प्रवेश परीक्षा में भाग ले रहा है? एक बुजुर्ग से पूछा क्योंकि उसे लगा कि वह कुछ सुन रहा है जो कल्पना से निकला है। नहीं, आपने गलत नहीं सुना, उसने वास्तव में कहा था कि गोल्डन रियलम कल्टीवेटर का दूसरा चरण यहाँ है, संप्रदाय नेता ने शांत स्वर में कहा। हालांकि सर्वोच्च बुजुर्ग इतनी आसानी से आश्वस्त नहीं थे। वह टोकन से निकली आवाज की ओर मुड़ा और पूछा, क्या आप अपनी बात पर पूरी तरह आश्वस्त हैं? टोकन से आ रही आवाज की ओर सर्वोच्च बुजुर्ग से पूछा। वह हाँ, बड़े, आवाज ने घबराते हुए उत्तर दिया जिससे उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ।
अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह सर्वोच्च बुजुर्ग जितनी मजबूत है? एक बुजुर्ग ने मुंह में लार भरते हुए कहा। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आप भूल गए कि हमारे संप्रदाय की नेता गोल्डन कोर दायरे के शिखर पर हैं, और भले ही वह मेरे समान स्तर पर हों, ये निश्चित नहीं है कि मैं उनसे हार जाऊंगा, क्योंकि अन्य कारक भी आते हैं खेल में, तकनीकों की शक्ति, युद्ध का अनुभव आदि जैसी बात है। सर्वोच्च बुजुर्ग ने उन्हें आश्वासन दिया, जिससे उन्होंने राहत की सांस ली। नेताजी, क्या वह दूसरे संप्रदाय की जासूस हो सकती है? एक बुजुर्ग से पूछा। नहीं, यह असंभव है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के कारण शाही परिवार ने एक दूसरे के संप्रदाय की जासूसी पर रोक लगा दी है। संप्रदाय के नेता ने शांति से उत्तर दिया, जिससे सभी की तनावग्रस्त मांसपेशियां ढीली हो गईं। ठीक है, आप कल्टीवेटर में भाग लेते रहते हैं और आपने कहा था कि एक और भी था, है ना? संप्रदाय नेता ने पूछा। वाह हाँ, हकलाता हुआ उत्तर आया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरे रास्ते उस पर नजर रखूंगा, संप्रदाय के नेता ने शांत स्वर में कहा। तभी उनकी मेज के ऊपर एक सफेद स्क्रीन दिखाई दी, जिसमें एक युवक लकड़ी की इमारत में प्रवेश कर रहा था। लकड़ी की इमारत के अंदर वांग मिंग ने लापरवाही से इमारत में प्रवेश किया, जबकि उसकी आंखें अंदर घूम रही थीं। तभी उसकी नज़र दो बेहद घबराए हुए कृषकों पर पड़ी, एक पुरुष और एक महिला, जिन्होंने संप्रदाय के बुजुर्गों की पोशाक पहनी हुई थी। क्या आप वांग मिंग हैं? महिला ने अपने चेहरे पर घबराहट के भाव छिपाते हुए पूछा। आप मुझे जानते हैं? वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब उसने उनकी आंखों में डर का निशान देखा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शायद वह अन्य महिलाओं की तरह प्रतिभाशाली नहीं है। आदमी ने मन में सोचा कि वांग मिंग शीयू और बाइलिंगशी जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता है, लेकिन वास्तविकता उसके चेहरे पर तमाचा मारने वाली थी। अपना हाथ गोला पर रखें और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसमें प्रवाहित करें, महिला ने निर्देश दिया, और वांग मिंग ने उसका अनुसरण किया। अनंत काल की तरह लगने के बाद टोकन ने वांग मिंग की खेती के परिणामों को प्रदर्शित किया। पुरुष और महिला कांपते हाथों और सांस रोककर टोकन की जांच करने के लिए झुके, लेकिन जैसे ही उन्हें वांग मिंग की शक्ति की सीमा का एहसास हुआ, उनके भाव हल्के हो गए। लेस देन खेती का स्तर, गोल्डन कोर क्षेत्र का 8वां चरण, ग्रेटर दैन। जब बुजुर्गों ने टोकन पर प्रदर्शित खेती के स्तर को देखा तो वे पूरी तरह से वहीं जम गए। हेवन, उसकी उम्र कितनी है? इतनी कम उम्र में उसका साधना स्तर इतना ऊंचा कैसे हो सकता है? वह आदमी अंदर ही अंदर चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे स्थिति को समझने में परेशानी हो रही थी। अचानक जब पुरुष और महिला को अपना संचार तंत्र हिलता हुआ महसूस हुआ और उन्होंने अपने सिर के अंदर अपने नेता की आवाज़ सुनी, तो वे सदमे से बाहर आ गए। मेरी बात सुनो, शांत रहो, भले ही वह गोल्डन कोर दायरे के 8वें चरण पर हो, मैं अभी भी उसी रैंक के चरम चरण पर हूं और अगले दायरे में आगे बढ़ने के करीब हूं। इसके अलावा वह दुश्मन नहीं हो सकता है, और यह प्रतियोगिता जीतने के लिए हमारे संप्रदाय के लिए छिपा हुआ आशीर्वाद हो सकता है। इसलिए सामान्य रूप से कार्य करें। संप्रदाय नेता की आवाज़ उनके दिमाग में गूंजी और उनके कंधों पर भारी वजन आखिरकार उठा और शांति उनके चेहरे पर फिर से दिखाई दी। ऐसा लगता है जैसे कोई उनके मन के अंदर से उनसे बात कर रहा है, वांग मिंग ने अनुमान लगाया, जब उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर घबराहट की जगह शांत भाव आ रहे हैं। उनके मन में संप्रदाय के नेता की आवाज़ आई, उसे शिष्य को अगले दौर के लिए टोकन दे दो, और उनके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। नेता को क्या अब भी अगले दौर में भाग लेने की आवश्यकता है? मेरा मतलब है कि केवल अपनी साधना से वह संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य को हराने में सक्षम है, क्या उसे परीक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए? महिला ने मन ही मन पूछा। आप सामान्य मामलों में सही होंगे, लेकिन मैं उन तकनीकों की जांच करना चाहता हूं जो वह उपयोग कर सकता है, और उसका युद्ध अनुभव। उसके जैसे किसी व्यक्ति के पास शक्तिशाली तकनीकें होनी चाहिए, और इसके अलावा अगर वह एक दोहरी कल्टीवेटर बनना चाहता है, तो मुझे यकीन है कि वह ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वह अपने साथियों को लेकर आया है। हमें ये जांचने की ज़रूरत है कि क्या वह मालिश से जुड़े दौर के माध्यम से बिस्तर पर अपने साथी को संतुष्ट कर सकता है। मुझे यकीन है कि कई महिला साधक उसकी खेती के बारे में जानने के बाद उसकी भागीदार बनने के लिए आएंगी, क्योंकि यांग क्यू ऐसे हैं शक्तिशाली साधक महिला शिष्यों को उनकी साधना में बहुत सहायता करेगा, संप्रदाय नेता ने समझाया, जिस पर महिला ने सहमति में अपना सिर हिलाया और वांग मिंग की ओर देखा, जो उनकी अभिव्यक्ति देख रहा था। वांग मिंग, आप पास हो गए। कृपया ये टोकन लें जो साबित करता है कि आपने पहला राउंड पास कर लिया है, और टेलीपोर्टेशन एरे के पास प्रतीक्षा करें। पहला राउंड खत्म होने के बाद हम दूसरे राउंड के साथ आगे बढ़ेंगे, महिला ने वांग की ओर टोकन उछालते हुए कहा। वांग मिंग ने टोकन पकड़ा और बिना एक शब्द कहे इमारत से बाहर चले गए। पुरुष और महिला ने वांग मिंग की पीछे हत्ती आकृति को देखा, उनके दिमाग अभी भी उसके अविश्वसनीय साधना स्तर के सदमे से उबर रहे थे। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, इतनी कम उम्र में 8वें चरण का गोल्डन कोर कल्टीवेटर, आदमी ने खुद से बड़बड़ाया। महिला ने सिर हिलाया, ये वास्तव में उल्लेखनीय है, और संप्रदाय के नेता सही थे। यदि वह दोहरी खेती में रुचि रखते हैं, तो संप्रदाय में शामिल होने के बाद उनकी अत्यधिक मांग की जाएगी और वह संप्रदाय के लिए एक मूल्यवान संपत्ति होंगे।
जैसे ही उन्होंने वांग मिंग को आंखों से ओझल होते देखा, महिला ईर्ष्या की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह दशकों से खेती कर रही थी और हाल ही में कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश किया था। यह इस बात की याद दिलाता था कि खेती के शिखर तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और समर्पण करना पड़ा। इस बीच वांग मिंग बाहर चला गया और शीयू और बाई लिंगजी से मिला जो उसका इंतजार कर रहे थे। तो क्या तुमने उन्हें बहुत चौंका दिया? बाई लिंगजी ने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, वे मेरे प्रवेश करने से पहले ही घबराए हुए थे। शीयू और मेरे गोल्डन स्टेज कल्टीवेटर होने के कारण वे वास्तव में भयभीत थे, वांग मिंग ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। हे ऐसा लगता है कि आपको मुझे भी जल्द ही गोल्डन स्टेज कल्टीवेटर बनने में मदद करने की ज़रूरत है, बाई लिंगशी ने अपने होठों को आकर्षक ढंग से चाटते हुए कामुक स्वर में कहा। हाँ, आप सही कह रहे हैं मेरी प्यारी लिंगशी, मैं जल्द ही तुम्हारे अंदर का दर्द मिटाकर तुम्हारी मदद करूंगा। वांग मिंग ने जुनून और वासना से भरी आंखों से बात की, जिससे बाई लिंगशी की रीढ़ में एक कपकपी दौड़ गई जब वह वांग मिंग की खाली आंखों को देखकर खुशी से मुस्कुराए। ठीक है, अब टेलीपोर्टेशन एरे की ओर चलें, शीयू ने उन्हें घबराहट से बाहर लाने के लिए कहा क्योंकि उसे डर था कि वे परीक्षण के बारे में भूल जाएंगे और अभी दोहरी खेती शुरू कर देंगे। बाद में वांग मिंग, बाई लिंगजी और शीयू सरनी के सामने पहुंचे। जैसे ही वे टेलीपोर्टेशन सरनी के पास पहुंचे, उन्हें चिकने काले संगमरमर से बना लगभग 10 फीट व्यास का एक गोलाकार मंच दिखाई दिया। संगमरमर में उकेरे गए जटिल, चमकदार प्रतीक थे जो हिलते और स्पंदित होते प्रतीत होते हैं। मंच के केंद्र में एक छोटा गोलाकार पेडस्टल था जो उसी सामग्री से बना था जिस पर अधिक चमकदार प्रतीक खुदे हुए थे। कुर्सी ऐसा लग रहा था मानो ये सरनी को सक्रिय करने की कुंजी हो। वे सभी कल्टिवेटर्स जो पहला दौर पार कर चुके थे, वर्तमान में व्यूह के सामने खड़े थे। अंत में कुछ देर इंतजार करने के बाद एक बुजुर्ग की पोशाक पहने एक आदमी आया जिसने पहले परीक्षण के नियमों को समझाया था। उसकी नज़रें कभी कभी वांग मिंग, शीयू और बाई लिंगशी की दिशा की ओर चली जाती थीं। सभी को बधाई, आप सभी ने परीक्षा का पहला दौर पास कर लिया है और दूसरा दौर अब शुरू होगा। कृपया सरनी के शीर्ष पर कदम रखें और आपको जल्द ही दूसरे दौर के परीक्षा स्थल पर टेलीपोर्ट किया जाएगा, आदमी ने निर्देश दिया और सभी खड़े हो गए सरनी के शीर्ष पर। जल्द ही सरनी चमकने लगी और सभी लोग वहां से गायब हो गए। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।